ओके। चलो, आज का जो टॉपिक है, इट इज मोर अबाउट अ थियोरेटिकल पार्ट जो हमारा बचा है। प्रैक्टिकल हमने सारा सॉल्व कर लिया है, और हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, स्टार्टिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ बैक फ्रॉम एडवांसेस। तो पूरी की पूरी कहानी जो थी एडवांसेस की थी। एडवांसेस में हमने मोटा मोटा जो अच्छा अच्छा एरिया सीखा, दैट वाज कि लार्ज एडवांसेस क्या होते हैं, सेक्टर वाइज ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसमें सेक्टर वाइज में प्रायोरिटी सेक्टर होता है जो सरकार की तरफ से आरबीआई क्या करता है, कुछ गाइडलाइंस बना के रखता है। फिर सिक्योरिटी वाइज आता है, प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फंडेड और नॉन फंडेड तरह के एडवांसेस होते हैं। उसके बाद में मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी का हमने अच्छे तरीके से एक डिफरेंस पढ़ा था, जो बहुत जरूरी था समझना। उसके बाद हम आए थे किसके ऊपर, प्रुडेंशियल नॉर्म्स ऑन आईआरएसीपी, जो था कि इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उसकी क्या पॉलिसीज हैं, नॉर्म्स हैं, एसेट क्लासिफिकेशन के क्या नॉर्म्स हैं, और प्रोविजनिंग के क्या नॉर्म्स हैं जो हमारे आईसीआई ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इसके अंदर हमने प्रॉपर तरीके से समझा उसका फ्रेमवर्क, एनपीए क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती है एनपीए की, किस तरीके से उनकी प्रोविजनिंग करी जाती है। और हमने कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, जिसमें सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको उनको हमें स्टैंडर्ड ही मानना होता है, एनपीए नहीं मानना होता, क्योंकि सरकार की गारंटी है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट आएगी तो कोई सरकार की गारंटी नहीं काउंट होती, हमें उसको 90 डेज बाद एनपीए मान लेना होता है। हमेशा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे कहानी चलती है, जैसे जैसे पैसा आएगा एनपीए केस में वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो हम रिकॉर्डिंग करनी भी बंद कर देंगे, क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पे नहीं, रियलाइज्ड बेसिस पे क्या होती है, बुकिंग होती है। और बॉरोवर वाइज देखा जाता है, हमेशा फैसिलिटी वाइज नहीं देखा जाता। फिर कंसोर्टियम के बारे में पढ़ा था, जब एक बहुत बड़ा बैंक मिलकर क्या करता है, लोन लेता है और खुद को क्या मान के चलता है, लीड बैंक मान के चलता है, और बाकी सारी कहानी एनपी वाली वही रहती है। फिर हमने छोटी मोटी बातें और करी थी कि इरोजन हो जाती है वैल्यू में, तो उसको क्या दिखा देंगे, डाउटफुल और लॉस दिखा देंगे, 50% 10% वाला केस। एग्रीकल्चर में पढ़ा था टू क्रॉप सीजन वन क्रॉप सीजन वाली कहानी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई एनएससी वगैरह कुछ भी दे रखा है तो आपका कोई एनपीए नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड रहेगा जब तक एडिक्वेट मार्जिन आपके अकाउंट में अवेलेबल चलता रहेगा। स्टाफ के लिए हमेशा हमने पढ़ा था, अगर आप बैंकर की तरह स्टाफ को ट्रीट करोगे तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो उसे नॉर्मल एडवांसेस की तरह अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। लेकिन अगर आप उसे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करोगे तो आपको अदर एसेट्स में डालना पड़ेगा उसको। अदर एसेट्स में एडवांसेस की तरीके से जाएगा वो, क्योंकि आप उसे फर्स्ट क्वार्टर के ऑनवर्ड्स का क्या नहीं लेते हो, पहले क्वार्टर का इंटरेस्ट नहीं लेते हो, उसके बाद इंटरेस्ट लगाना शुरू करते हो, फिर वो जाके एनपीए होता है। तो थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट हमने उसको दिया है। फिर ड्राइंग पावर हमने सीखी थी कि पहले स्टॉक की निकाल लो और फिर उसके बाद किसकी निकाल लो, डेटर की निकाल लो, दोनों को ऐड करो, फिर लोअर ऑफ सैंक्शन लिमिट जो दे रखी है और जो आया है उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, उसको क्या मान लेंगे, हम अपना ड्राइंग पावर मान लेंगे। ये हमने बातें करी थी। अब इसके बाद हमने जो भी पढ़ा एडवांसेस के बारे में, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था। एक्चुअल में जब ऑडिट ऑफ एडवांसेस करना होता है तो ऑडिटर एक्चुअली में जो थियोरेटिकल प्रोविजंस को ध्यान में रखते हैं, जब हम हर किसी चीज का प्रोसीजर पढ़ते हैं, जिसकी बात करूं तो यहाँ फैब की बात कर रहे हैं हम। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जब अब जाता है ऑडिटर, तो वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में बेसिकली क्या क्या चेकिंग करता होगा, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो डिफिकल्ट है। यहाँ पे हमने जो अच्छा वाला पोर्शन तक कर लिया, ये लास्ट लीस्ट बॉर्डर्ड क्लास है, मतलब ये सी कैटेगरी वाला जो एरिया आता है बैंक ऑडिट का। बट हाँ, इसमें से कभी कभी एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिल जाता है, तो एक बार हम इसको रीड करके जरूर जाएंगे, बहुत ज्यादा रट्टा वगैरह नहीं मारना है इसके बारे में। चलो, तो ऑडिट ऑफ एडवांसेस पहला पॉइंट क्या है जी। ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग। तो कहता है सिंपल सी बात है भाई, ऑडिटर को ना प्राइमरली एडवांसेस को जैसी वो चेक करने जाता है, उसका सबसे प्राइमरली कंसर्न क्या है, उसका प्राइमरली कंसर्न है कि भाई मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। मुझे क्या लेने हैं, मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस चाहिए। अब आता है सर किसके रिगार्डिंग उसको ऑडिट एविडेंसेस चाहिए होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, हम assertions की बात करते हैं। तो सिंपल है, उसे सिंपल से चेक करना है क्या, कि जो भी अमाउंट्स बैलेंस शीट में आ रही है ना बैंक की, वो सारी की सारी जो 31 मार्च की मेरे पास बैलेंस शीट डेट आई है उस दिन आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे को 31 मार्च को हम कौन से वाले बैलेंसेस लेते हैं, जो आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च तो 2000 एक्स एक्स जो भी डेट के हम इनमें बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं 31 मार्च की, उस दिन वो सारे के सारे बैलेंसेस क्या होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग होने चाहिए। मतलब इसको किससे काउंट किया जाता है, एग्जिस्टेंस से। तो हमने बात की थी चैप्टर नंबर 5 में, जब हम जाएंगे एक किसी भी आइटम को एजर्शन को चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, एग्जिस्टेंस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो, एग्जिस्टेंस हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, उसके बाद वैल्यूएशन हो गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन हो गया, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हो गया। हर किसी भी एजर्शन को इस तरीके से चेक किया जाता है, क्या वो एग्जिस्ट करती है, क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, क्या वो सही वैल्यू पे है या नहीं है, क्या उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंपनी के पास है या नहीं है, और लास्ट में उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सही से करा या नहीं करा एज पर शेड्यूल 3। यही हमें हर एजर्शन में बेसिक पैरामीटर्स चेक करने हैं। क्या बैंक में कुछ बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बैंक में भी क्या करना है सर, यही काम करना है। पहला,
बैंक में जाके एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि भाई जो भी एंट्रीज जो भी अमाउंट्स बैंक बैलेंस शीट में है वो सारी की सारी वही अमाउंट्स है ना जो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल सर एग्जिस्ट करती हैं, वही आपको दिखाई है, तो एग्जिस्टेंस क्लियर हो गई। दूसरा, जितनी भी अमाउंट्स आप बता रहे हो बैंक के पास है, क्या वो सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट्स है? आपने जितने भी एडवांसेस पे करे, पे करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसके साथ में आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है? मतलब लोन के लिए क्या जाता होगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? लोन के लिए सैंक्शन लेटर जाती है कि ये लो जी आपको सैंक्शन कर दिया लोन। क्या सबकी सैंक्शन लेटर अवेलेबल है? हाँ जी। जिसकी सिक्योरिटी ली है, क्या सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है कि आपने लिए दिखाओ? तो सारे के सारे क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। इसे बोला जाता है राइट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉपर राइट्स आपके पास होने चाहिए कि हाँ भाई आपके पास राइट है, आपने इस लोन को दिया है और आपके पास राइट है, आपने उस एसेट को अपने पास ले लिया है, तो वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है सर जी। तीसरा, एक्चुअल राइट्स एडवांस रिप्रेजेंट्स अमाउंट्स ड्यू टू बैंक। तो जितना भी एडवांसेस आपने रिप्रेजेंट करे अमाउंट्स वो भी ड्यू टू द बैंक होने चाहिए। मतलब जो भी अमाउंट्स आपके पास दिख रही हैं वो आप ही के बैंक के लिए ड्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लीड बैंक है उसकी अमाउंट किसी और बैंक की बनती है और वो अपने नाम पे लेके बैठा हुआ है, तो आपके ही बैंक की अमाउंट्स आपके पास होने चाहिए, किसी और बैंक की अमाउंट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। तो मतलब राइट्स जो है वो उसी बैंक के नाम पे होने चाहिए। एडवांस तो गया हुआ है, अब आप कह रहे हो सर ये मेरा एडवांस नहीं है, किसी ने किसी को एडवांस दिया था मैंने अपनी बुक्स में रख रखा है। आप अपनी बुक्स में किसी का एडवांस नहीं रख सकते, आप अपनी बुक में अपना ही एडवांस रख के चलेंगे, तो वो मुझे चेक करना है। उसके बाद देर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। सबसे पॉइंट अच्छा पॉइंट आता है कंप्लीटनेस के ऊपर कि भाई जितनी भी एडवांसेस आपने बैलेंस शीट में दिखा दिए 31 मार्च को पिछले साल के, वो कंप्लीट होने चाहिए। कोई भी ऐसा एडवांस नहीं होना चाहिए जो आपने नहीं दिखाया, मिस कर दिया, जान के छुपा लिया। ऐसा कोई एडवांस नहीं होना चाहिए। कोई भी लोन आपने क्या नहीं बांटना, नाजायज नहीं बांटना है, सारे जायज एडवांसेस होंगे और सारे के सारे रिकॉर्डेड होने चाहिए, कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक पॉइंट पहला, क्या सारे एडवांसेस आपकी 31 मार्च की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग खड़े हैं? मतलब एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में है सारे एडवांसेस? हाँ जी सर हैं, बहुत बढ़िया। क्या सारे एडवांसेस के लिए आपके पास सपोर्टिंग लोन डॉक्यूमेंट है? आंसर इज यस। क्या सारे के सारे एडवांसेस आप ही के नाम पे हैं किसी और के नाम पे, तो अपने थर्ड पार्टी दिखाना चाहिए, अपने नाम पे नहीं दिखाना चाहिए? वो क्लियर है? क्लियर है सर। क्या उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, कुछ भूले तो नहीं हो, सब दिखा दिया ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बोल रहे सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस के बेसिस वगैरह आपके पास क्लियर है कि आपने किस वजह से लोन दिया है, कितना लोन दिया है? वो सारे बेसिस मतलब सिंपल वैल्यूएशन का पॉइंट है। क्या आपने वैल्यू को सही तरीके से लिया जो बैंकिंग में एडवांस बांटे? हाँ जी सर, सही तरीके से लिया। एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस आप प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज करो, जैसे से ईएमआई आ रही है बुक करे जा रहे हो और कम करे जा रहे हो अपना लोन? हाँ जी सर, हम कम करे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या आपने सारे एडवांसेस को सही तरीके से डिस्क्लोज, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब करा है कि वो कौन से लोन है, कैसे लोन है, जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह बना रखी है उसके हिसाब से दिख रहा है, जो रेगुलेटरी जो आरबीआई ने रिक्वायरमेंट्स दी है वैसे ही दिखा रहे हो? बिल्कुल। मतलब IRACP के जो हमारी कहानी चलती है पूरी की पूरी, एसेट को कैसे क्लासिफाई करना है, इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, क्या वैसे ही कर रहे हो? हाँ जी सर वैसे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट में वही वाली पॉइंट की प्रोविजंस जितने भी आपने बनाए हैं क्या वो एज पर आरबीआई नॉर्म्स बनाए हैं? बिल्कुल। जो ये पी वाला पॉइंट है ये यहाँ लग रहा है कि जितनी भी प्रोविजंस वगैरह बना रखे क्या आपने IRACP नॉर्म्स के हिसाब से बना रखे हैं? हाँ जी सर बिल्कुल वैसे बना रखे हैं। वही स्टैंडर्ड के लिए 15%, वही डाउटफुल के लिए 25-40% और लॉस के लिए 100% वैसे ही बनाया जो ऊपर बॉक्स पड़ा था। हाँ जी सर वैसे ही बनाया है, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब जब भी ऑडिटर सबसे पहले एडवांसेस को चेक करने जाएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन वो खुद पे रख लेता है चेक करने के लिए और अपने सीनियर स्टाफ को या पार्टनर्स को बोलता है भाई तुम एक बारी के लिए इन सारी बातों को लेके क्या ले आओ मेरे पास, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले आओ कि जितनी भी अमाउंट जितने भी एडवांसेस दिख रहे हैं सारे के सारे बैंक के होने चाहिए, सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, कुछ भी भूला नहीं होना चाहिए बैंक। उसके बाद में सबके लिए लोन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, सबकी वैल्यू बहुत बढ़िया तरीके से सही होनी चाहिए, सबका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बहुत बढ़िया तरीके से दिखना चाहिए और लास्ट में प्रोविजन वैसे ही बनाई हो जैसे आरबीआई नॉर्म्स बोलता है प्रोविजन बनाने के लिए। दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो मैं बेसिक पैरामीटर्स पे चेक करने हैं। इसको अगर आप एजर्शंस को याद रख लोगे, ये मैंने साइड में इसलिए लगा दिए हैं, इसे बोला जाता है एजर्शंस। तो अगर आप ये एजर्शंस को याद रख लोगे कौन कौन से एजर्शंस चेक करनी होती है प्रॉपरली, तो सारी की सारी बातें अपने आप क्या आ जाएंगी, याद आ जाएंगी। ठीक है, और ये हम चैप्टर नंबर 5 में जब पढ़ेंगे तो ये एजर्शन आपके माइंड में इजीली बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नवनीत क्लियर है? सिंपल? कोई डाउट? नहीं, चले चलो। सेकंड सर, सेकंड क्या आता है फिर सर? हाउ ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एविडेंसेस। तो सर ऊपर तो बोला कि इन सारी बातों को लेके उसको एविडेंस लेना होता है, वो लेना चाहेगा, पर वो लेगा कैसे? मतलब ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस बाय स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। एक तो सर उसे इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ने पड़ेंगे, बिल्कुल हाँ जी सर, क्योंकि हर किसी बैंक में वो जाता है फैप लगाने से पहले वो रैप लगाता है दो तरीके के। तो एक तो नॉर्मल रैप हो गया इंक्वायरी वगैरह करके, एक रैप लगाता है वो जो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए बना है। तो इंटरनल कंट्रोल्स को वो स्टडी एंड इवैल्यूएट तो कर लेगा रिलेटिंग टू एडवांसेस एंड बाय। और साथ में क्या चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होती है। बच्चों को लगता है कि यही क्वेश्चन है जो इंटरनल कंट्रोल्स के लिए बता रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए नहीं बता रहा कि इंटरनल कंट्रोल्स के लिए क्या चेक कर रहा है वो, नहीं। क्वेश्चन इज कि उसको अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं तो उसने स्टडी एंड इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल्स तो कर लिए, ठीक है, और साथ में क्या करेगा? तो मतलब इंटरनल कंट्रोल्स, बहुत ध्यान से,
बस ये कंफ्यूजन क्या होती है, इंटरनल कंट्रोल्स तो वो चेक कर लिए, उसके साथ में कह रहा है प्लस मैं और क्या करूं, एंड बाय। तो सर इंटरनल कंट्रोल्स वो देख ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या आएगा, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, तो अगला तो आएगा इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे इवेल्युएट करता है, ये तो बाद की बात होगी। वो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल तो सर उसने इवेल्युएट करके रख लिए हैं, साथ में क्या वो कुछ और ले सकते हैं जिसकी वजह से उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कौन से वाले और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं, या अदर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऐसे हैं जो वो इंटरनल कंट्रोल्स के अलावा, एंड इंटरनल कंट्रोल्स भी प्लस में वो और क्या ले सकता है जिसकी वजह से उसको क्या मिल जाए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है वहां पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बेसिस पे कौन से एविडेंस मिलते हैं वो बोलेगा, तो आंसर लगेगा ये वाला कि ऑडिटर किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करता है। अगर वो बोलेगा किसके रिगार्डिंग वो कंसर्न होता है, कैसे किसके लिए उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, तो ये सारे पैरामीटर्स के लिए उसको एविडेंस चाहिए। अब आएगा सर कैसे ले सकता है वो बोले एविडेंसेस को, तो उसने बोला सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, ऊपर वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा लीड करेंगे। क्या भाई, तू सिंपल कर, एग्जामिन चेक कर ले द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, तो जितनी भी ऊपर अमाउंट तेने रिकॉर्ड करी थी, मतलब जो ये 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, जिनके खिलाफ तेरे पास लोन डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, जो बैंक के पास ड्यू थी, जितनी भी रिकॉर्डेड, तू कह रहा है यहाँ पे कोई अनरिकॉर्डेड नहीं है, तो यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्डेड अमाउंट्स थी तो उन सबको क्या कर ले, अच्छे तरीके से एग्जामिन कर ले, उनकी वैलिडिटी चेक कर ले। ये तो एक्स्ट्रा कर सकता है, मतलब इंटरनल कंट्रोल तो देखने ही देखने हैं, साथ में ध्यान रखिए ऑडिटर कि तेरे को ये सारे पैरामीटर्स भी देखने हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, इंटरनल कंट्रोल तो देखने ही देखने हैं, वो तो करना ही करना था, प्लस में ये सारी बातें भी एक्स्ट्रा में परफॉर्म कर लेना, और तेरे को क्या मिल जाएगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट मिल जाएगा ऑडिट एविडेंस। उसने बोला ठीक है जी, क्या क्या करूं, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड, जितनी भी अमाउंट्स बैलेंस शीट में तेरे को रिकॉर्ड हुई भी है ना, उसकी वैलिडिटी चेक कर ले कि सारी वैलिड है ना, कोई अनवैलिड तो नहीं डाल रखी, नहीं डाल रखी। अगर तू वो देखेगा तो साथ में उसके लोन के डॉक्यूमेंट भी देख लेना, हर लोन का डॉक्यूमेंट तो होते होते बिना डॉक्यूमेंट के लोन तो पास हो नहीं सकता, तो वो चेक कर लेना। फिर जितना भी उनका रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट देख लेना कि भाई वो जो ऑपरेशन चल रहा है उस अकाउंट से, वो जो पैसा जा रहा है हर महीने उसको, जो वो, क्योंकि पैसा ऐसा नहीं है कि कभी कभी हर पैसा एक ही बार में मिल जाता होगा, पैसों की लिमिट होती है। जैसे मैंने अगर होम लोन ले रखा है तो मेरे को एक साथ में सारा का सारा पैसा नहीं मिलेगा, मुझे कैसे मिलेगा, मुझे पहले 25% मिलेगा, फिर 20% मिलेगा, फिर एक टाइम पीरियड के बाद 10% मिलेगा, फिर 10% मिलेगा, ऐसे मिलता है। तो वो जो अकाउंट के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं क्या वो सही चल रहे हैं ना, सारा का सारा पैसा एक ही बार में तो नहीं दे दिया, ये सारी बातें भी चेक कर लेना, कर लेंगे सर। फिर क्या चेक करना, एग्जामिन द एग्जिस्टेंस एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी, मतलब सारी की सारी बात सिक्योरिटी को लेके, जो सिक्योरिटी दी है सामने वाले ने। तो जो सिक्योरिटी दी है सामने वाले ने, पूरी की पूरी जो तुम्हारे पास सिक्योरिटी आई है, मान लेते हैं हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी आई है जिसके अगेंस्ट बंदे ने मेरे से लोन ले लिया, तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी आई है, मेरा फर्ज बनता है, मेरे बैंक का फर्ज बनता है क्या, कि उन्होंने क्या किया हो, जाके एग्जिस्टेंस चेक करी हो उसकी, एनफोर्सेबिलिटी चेक करी हो कि हाँ यार इसके अगेंस्ट लोन दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए लोन की, ये सारी बातें क्या उन्होंने चेक करी थी, ये मेरा काम है चेक करना, एग्जामिन करना कि आपने सिक्योरिटी को लेकर सब कुछ चेक कर लिया था, कर लिया था सर। फिर क्या आपने प्रॉपर आरबीआई नॉर्म्स का कंप्लायंस वगैरह किया है, नहीं किया, क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन को लेके, बिल्कुल सर किया है। और लास्ट में कैरी आउट द एनालिटिकल प्रोसीजर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर काम आता है मेरा, क्यों सर, बिल्कुल बैंक में जाएंगे डिजिट्स मिलेंगी, तो सीटीआर मॉडल बहुत बढ़िया काम करता है, कंपेयर करके देख लो लास्ट ईयर कितने एडवांसेस थे, इस साल कितने एडवांसेस हैं, ट्रेंड चेक कर लो कितने एडवांसेस यूजुअली चलते आ रहे हैं, अब कितने हो गए हैं, रेशो चेक कर लो कितने एडवांसेस की रेशो है, कि पिछले साल में इतने एडवांसेस थे, इतने एनपीए बने, इस साल में कितने एडवांसेस हैं तो कितने एनपीए बनने चाहिए, ऐसा कुछ करके आप क्या कर सकते हो इजीली, थोड़ा बहुत एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के भी क्या कर सकते हो, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को ले सकते हो। तो सर बेसिक सी बात क्या है, बेसिक सी बात इतनी है, ऊपर हमने पढ़ा किन एरियाज को चेक करना ऑडिटर को लगता है कि मेरे लिए जरूरी है, तो उसने बोला एग्जिस्टेंस चेक करनी जरूरी है, कंप्लीटनेस चेक करनी जरूरी है, वैल्यूएशन चेक करनी जरूरी है, वो हो गया। उस कैसे उसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, उसको वो चेक कैसे करेगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। ऊपर क्या चेक करना था, नीचे चेक कैसे करने के आंसर आए, पहले भाई वैलिडिटी चेक कर सारी अमाउंट्स की, उसके बाद उनके लोन के डॉक्यूमेंट चेक कर ले, फिर पूरी वैल्यूएशंस को चेक कर ले, सिक्योरिटी की सही आ रही है नहीं आ रही है, आरबीआई के अच्छे तरीके से नॉर्म्स को चेक कर ले, उसके बाद पूरा का पूरा अकाउंट ऑपरेशन वाइज ठीक काम करना चाहिए ये चेक कर ले, लास्ट में एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख ले, कुछ भी तेरे को मिलेगी कोई भी ट्रेंड वगैरह में या कंपैरिजन में तेरे को मिला यार ये तो बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रही हैं, डेविएशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उसको तू क्या कर लेना, अलग से चेक कर लेना। तो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स जो ऑडिटर चेक करता है, जिससे उसको एक्चुअल में क्या रिसीव होते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। करना क्यों था, क्योंकि उसको ये सारी बातें क्या कर रही थी, कंसर्न कर रही थी, ये उसका प्राइमरली कंसर्न था कि यार मुझे ना इन सारे एरियाज को बैंक में जाके चेक करना है। फिर उसे पता चला चेक कैसे करना है, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ऐसे क्या करना है, चेक करना है। क्या दोनों पॉइंट्स क्लियर है, तुम्हें क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद में चलते हैं,
पहले यही पढ़ लेते हैं, छोटे से पॉइंट ही है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर फोकस। तो सर बेसिकली ये जो मैं सब्सटेंसिव चेकिंग करना चाहता हूँ इसका फोकस क्या है? वो कहता है भाई देख, सब्सटेंसिव चेकिंग हमारे को क्या करनी है, जब भी मुझे सब्सटेंसिव प्रोसीजर करनी है ना, ऑडिटर को बेसिकली सबसे पहले कंसर्न होता है कि यार मुझे ना मेरे से कोई लार्ज एडवांस ना छूट जाए। हमने बात करी लार्ज एडवांसेस ही वो होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, जो बहुत बड़े बड़े लोन होते हैं। तो ऑडिटर कभी भी छोटे लोन्स को लेके तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर मटीरियलिटी भी लगाएगा तो छोटे लोन्स पे लगाएगा कि हाँ यार 1 लाख से कम वाले लोन नहीं चेक करूंगा सर, उसमें क्या ही डिफॉल्ट होगा। पर बड़े लोन्स में कभी मटीरियलिटी काम नहीं करती, कभी सैंपलिंग काम नहीं करती, कुछ काम नहीं करता। बड़े लोन्स तो आपको अच्छे तरीके से चेक करने ही है। उसके तो ऊपर जितने भी पॉइंट्स आपने ऊपर हमने पढ़ के आए हैं सब चेक होगा। बड़े लोन की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, बड़े लोन वैलिड सही अमाउंट पे वैलिड होने चाहिए, बड़े लोन्स के लिए लोन डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, बड़े लोन्स का ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स बढ़िया काम करना चाहिए, बड़े नॉर्म्स में आरबीआई नॉर्म सही काम करने चाहिए, बड़े नॉर्म्स में एनालिटिकल प्रोसीजर आके देखो, सब होगा। बड़े लोन्स में कुछ भी नहीं छोड़ने का, सब चेक करने का। तो सर सबसे पहले सब्सटेंसिव प्रोसीजर का फोकस किस पे होता है? लार्ज एडवांसेस के ऊपर होता है। फिर अदर एडवांसेस को किस पे चेक कर सकते हैं सर? फिर हम अदर एडवांसेस को आप क्या कर सकते हो? सैंपलिंग यूज कर सकते हो कि अदर एडवांस अगर 5 लाख से कम वाले कंपनी के बहुत सारे लोन्स है, तो 5 लाख से कम वालों के लिए मैं इतना टाइम नहीं होगा मेरे पास कि मैं एक एक लोन चेक करूं। तो 5 लाख से कम वाले अगर आपके पास लोन्स हैं, या फिर मतलब जो भी छोटा लोन, हर बैंक का छोटा लोन अलग अमाउंट का हो सकता है, तो जो भी अदर एडवांसेस हैं आप उनके अंदर सैंपलिंग मेथड यूज कर सकते हो कि यार ऐसा कर 5 लाख से कम वालों में ना 150 आ रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं 50 चेक कर लेते हैं, बाकी अगर 50 सही होंगे तो मान लेंगे 100 सही है। उसके बाद 5 लाख से 10 वालों में 100 आ रहे हैं ना, ऐसा करते हैं 30 चेक कर लेते हैं, 30 सही होंगे मान लेंगे 100 सही है। तो इस तरीके से सैंपलिंग मेथड का यूज किया जा सकता है। प्रॉब्लम अकाउंट्स आइडेंटिफाई टू बी द प्रॉब्लम अकाउंट, जो फिर उसके अंदर से क्या निकल के आएंगे? कुछ प्रॉब्लम अकाउंट्स निकल के आएंगे जिसका ऑपरेशन ऑफ अकाउंट सही काम नहीं कर रहा होगा, लोन का कोई डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा होगा, सिक्योरिटी के कागज नहीं मिल रहे होंगे, तो कुछ प्रॉब्लम अकाउंट निकल के आएंगे। उसको हमें क्या करना होता है? हमेशा डिटेल्स में क्या करना होता है? एग्जामिन करना होता है, और उसको क्या करना होता है? अनलेस अमाउंट इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट, अगर ऐसी कोई अमाउंट है कि 1 लाख से भी कम है तो आप उसके ऊपर नहीं लगते, वो तो आपकी मटीरियलिटी से ही बाहर हो जाएगी। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम अकाउंट निकल के आएगा, सिंपल बोला गया, उसको और डिटेल में एग्जामिन कर लो। तो सर सिंपल है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर का मतलब होता है डिटेल चेकिंग करना। डिटेल चेकिंग का फोकस किस पे होना चाहिए? पहला, सारे लार्ज एडवांसेस पे होना चाहिए। दूसरा, छोटे वाले एडवांसेस में सैंपलिंग बेसिस को अच्छे तरीके से चेक करना। जो आप सैंपल चूज करोगे ना, सैंपल आपने ऑलरेडी छोटा कर लिया, तो सैंपल को अच्छे तरीके से चेक करना, फिर पूरी डिटेल में। सैंपल के अंदर डिटेलिंग मिस नहीं होनी चाहिए। पहले ही आप 150 में से 50 कर रहे हो, तो फिर 50 को वैसे चेक करो जिस जो पूरा अच्छे तरीके से चेक होना चाहिए, वहां पे कोई कमी मत छोड़ना। और लास्ट में जो भी प्रॉब्लम अकाउंट्स निकल के आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर आपने उसको किस में चेक करना है? डिटेल में चेक करने की जरूरत है। चलो जी। उसके बाद में एडवांसेस रिक्वायरिंग द स्पेशल अटेंशन। ऑब्वियसली कुछ एडवांसेस ऐसे निकल के आएंगे जो ऑडिटर को पता चल जाएगा लार्ज एडवांस होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आएंगी। प्रॉब्लम सर कहां नजर आएंगी? हो सकता है किसी की वैल्यूएशन सही तरीके से ना नजर आ रही हो सकता है आपने किसी तरीके में प्रोविजनिंग सही ना बनाई हो सकता है उसके राइट्स आपके पास ना हो, किसी और के पास हो पूरे राइट्स। हो सकता है वो कंसोर्टियम वाला केस हो कि आपने किसी के बैंक को पैसा दे रखा है कि हाँ भाई एक बड़ा लोन तू करवा ले, और वहां से पैसा मेरे पास नहीं आ रहा। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसके अंदर ऑडिटर को लगता है यार ये वाला तो अकाउंट में थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इस पे कुछ स्पेशल अटेंशन की क्या है जरूरत है। तो अगर एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर, तो जितने भी एडवांसेस आपने सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर करें, मेरे लिए उसी के अंदर क्या रहेगी? स्पेशल अटेंशन रहेगी। मुझे पिछले साल से भी कोई लेना देना नहीं है, अगले साल के एडवांस से भी कोई लेना देना है। जिस साल के लिए मैं ऑडिट करने आऊंगा वही मुझे क्या प्रोवाइड करनी है? पूरी अटेंशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। अकाउंट्स विच आर एडवर्सली कमेंटेड अपॉन द आरबीआई, जो आरबीआई की इंस्पेक्शन रिपोर्ट मैंने ली थी वो पूरे साल की, जो ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे कि आरबीआई हर साल इंस्पेक्शन करवाता है बैंक की, उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर मुझे कुछ एडवर्स कमेंट्स मिले हो किसी एडवांस के ऊपर, तो भाई मेरी स्पेशल अटेंशन तो जाएगी जाएगी। आरबीआई ने बोला है तुमने ये गलत लोन पास किया है, तो समझ लेना मेरी अटेंशन मांगता है वहां पे। बिल्कुल सर। अकाउंट्स विच आर एडवर्सली कमेंटेड बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर, जो कॉन्करेंट वाला ऑडिटर आया था, जो उनका रेगुलर बेसिस पे रेकरिंग ऑडिट करता है, या इंटरनल ऑडिटर आया था, या बैंक की इंटरनल इंस्पेक्शन की टीम थी, मतलब सिंपल सी बात क्या है, जितनों भी चीजों के ऊपर किसी भी रिपोर्ट के अंदर जो मैंने ऊपर इतने सारे नाम पढ़े, एनीवेयर आई फाइंड द एडवर्स कमेंट, मतलब किसी एडवांस को लेकर अगर कुछ गलत कमेंट कर रखा है, किसी की हो सकता है बोला हो वैल्यूएशन खराब कर रखी है, किसी का बोला होगा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपका, किसी का बोला होगा इसमें सिक्योरिटी आपने चेक नहीं करी, किसी का बोला होगा ये सिक्योरिटी आपने गलत ले ली है, यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, एनी एडवर्स कमेंट ऑन एनी ऑफ द एडवांसेस, अगर किसी से भी होगा सर, आरबीआई इंस्पेक्शन टीम से हो सकता है, कॉन्करेंट ऑडिटर से हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर से हो सकता है। आरबीआई इंस्पेक्शन इंटरनल इंस्पेक्शन टीम का मतलब ये होता है इंटरनल ऑडिटर जो उनका होगा उनसे हो सकता है, तो किसी से भी होगा, तो मेरा काम है कि मुझे क्या देने का? स्पेशल अटेंशन देने का। तो मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से क्या करना है? इनको चेक करने का कि भाई कुछ तो यहाँ पे एडवर्स कमेंट आया है, मुझे इन चीजों को मिस नहीं करना है। ठीक है। फोकस ऑन द लार्ज एडवांसेस, प्रॉब्लम अकाउंट्स एंड एडवर्स कमेंट, दीज आर द एरिया दैट रियली मैटर इन द ऑडिट ऑफ एडवांसेस। तो आपको हमेशा लार्ज एडवांस से फोकस करके चलना होता है, प्रॉब्लम अकाउंट से फोकस करके चलना होता है, और कहीं एडवर्स कमेंट मिले किसी और रिपोर्ट में तो समझ लेना आपके लिए वो चीज चेक करना मैंडेटरी हो जाता है, हमें उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है ही है। ठीक है जी।
एक ही टॉपिक बचता है प्यारा सा, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। यहां तक क्लियर है सबको? आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक बार रीड देना है बेसिक बेसिक सा। ठीक है नवनीत, डन, चलो। सर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, गुड टॉपिक, अच्छा टॉपिक है इस पेज का। क्योंकि यूजुअली कम बात हुई है हमारे पास इंटरनल कंट्रोल्स की, हमने बहुत बात नहीं करी है अभी बैंक ऑडिट में, तो अब बात होगी थोड़ी बहुत ही कि सर बैंक ने भी क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगाता होगा जैसे सारी कंपनी लगाती होंगी? तो आंसर इजी है, बैंक भी बिल्कुल इंटरनल कंट्रोल्स लगाता है। सर वो एडवांसेस के ऊपर भी लगाता होगा? बिल्कुल, एडवांसेस तो बहुत क्रिटिकल एरिया, उसे पता ही है कि ऑडिटर आके कुछ चेक करे ना करे पर एडवांसेस तो चेक करेगा, और अगर उसे इतना पता है तो एडवांसेस के ऊपर कंट्रोल तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो सर जो उसने इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे हैं बैंक ने, हम उसकी इवेल्युएशन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं उनको कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर वो कैसे होगा? द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ द वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स, की वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ओवर एडवांसेस, स्पेशली टू डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंसिव प्रोसीजर। बिल्कुल सही बात है कि सर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर इवेल्युएट करके ही पता चलेगा कि अगर इंटरनल कंट्रोल से निकल के आया कि ये बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मतलब आया टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा खुद ही हमें पता है कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या करने पड़ेंगे, हमें कम करने पड़ेंगे। तो मतलब अगर क्या होता है कंट्रोल्स के ऊपर अच्छे कंट्रोल्स लगे हुए होंगे तो मेरे सब्सटेंसिव प्रोसीजर अपने आप क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मुझे ज्यादा डिटेल में चेकिंग करनी पड़ती ही नहीं है। तो सर पर नीचे में पढ़ के आया हूं, क्या डिटेल में चेकिंग नहीं करनी फिर भी क्या मुझे लार्ज एडवांसेस की डिटेल में चेकिंग करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। फिर भी कोई प्रॉब्लम अकाउंट निकल के आएगा तो डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस, चाहे उसमें कितने भी अच्छे कंट्रोल्स हो, बट इफ देर इज अ प्रॉब्लम अकाउंट, if there is a सॉरी, इफ द प्रॉब्लम अकाउंट, इफ देर इज अ लार्ज एडवांसेस एंड इफ देर इज एनी एडवर्स कमेंट, तो समझ लेना आपको डिटेल चेकिंग करनी ही है, चाहे कितने भी अच्छे कंट्रोल एग्जिस्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर जी। तो सर अब कंट्रोल्स किसके ऊपर लगाएगा बैंक? बैंक को भी पता है कि सबसे पहले ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस काम के लिए चाहिए होते हैं। सर उसे चाहिए कि सारे एग्जिस्ट करते हो, वैल्यूएशन सही हो, नॉर्म्स फॉलो हो रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, किसी ने कोई गलत अकाउंट वो ना रेस कर दिया हो, लोन ना रेस कर दिया हो, यही तो ऑडिटर ने चेक करना है सर। अगर इसी के ऊपर बैंक कंट्रोल लगा देगा बढ़िया, तो ऑडिटर को भी लगेगा हाँ यार हर चीज पे तो कंट्रोल लगा रखा है और कंट्रोल अच्छा है, तो मेरी चेकिंग अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सर जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं बस अब उसके ऊपर क्या लगाने की बात करेंगे, कंट्रोल लगाने की बात करेंगे। ठीक है, वो कह रहा है सबसे पहले बैंक के पास कंट्रोल होना चाहिए कि अब ऐसे ही नहीं कोई चल के आया बैंक में तो आपने बोला सर लोन चाहिए, कहाँ ले जाओ जी। ऐसे नहीं होता है। अरे भाई उसे लोन क्यों चाहिए, उसका पर्पस क्या है, वो बंदा क्या लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसकी केवाईसी नॉर्म्स जो आपकी आरबीआई ने बना रखी है, इसका नो योर कस्टमर जो पॉलिसी बनी है, ये सब चेक करके ही लोन दोगे ना? द आंसर इज यस। तो सबसे पहला कंट्रोल कहाँ आता है कि बैंक को लोन देने से पहले सेटिस्फाई होना पड़ता है कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोर, कि भाई किस जो बोरोर है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस सही है ना। उसका क्या चेक करेंगे सर? मतलब उसका सिबिल चेक करो भाई, जाके उसके बंदे में बंदे के बारे में बात करो, उसको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, मार्केट में नाम अच्छा है, आया आपका पुराना कस्टमर है तो कितना अच्छा कस्टमर है, वो सब चेक करो। सिबिल में पता चल जाएगा कितने लोन चल रहे हैं और पुराने डिफॉल्ट कर रखे हैं नहीं कर रखे। डिफॉल्टर होगा तो आप उसे लोन क्यों दोगे? तो पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक शुड ऑब्टेन सैंक्शन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सर बैंक लोन देने से पहले आपका काम है, आपको जो बंदे से बात करने आए उसको अथॉरिटी नहीं होगी लोन की, क्योंकि वो तो कस्टमर वालों से मिलने आया होगा जो वहां बैठे होते हैं। आप उन्हें बोलोगे सर लोन चाहिए, तो कहेंगे ठीक है सर, हम एक बार आपका सब कुछ चेक करा के अप्रूव करवा लेते हैं ऊपर से, अगर अप्रूव हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास हमेशा क्या जानी चाहिए, सैंक्शन की रिक्वेस्ट जानी चाहिए कि सर ये लोन आया है, आप प्लीज एक बार चेक कर लो, हमने बाकी पैरामीटर चेक कर लिए हैं, क्या हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर वहां से अप्रूवल आ जाएगी तो आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो सर सैंक्शन से पहले हमेशा दो चीजें चेक करनी होती है। पहला, सैंक्शन से पहले आपको क्रेडिट वर्दीनेस हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। दूसरा, अथॉरिटी से पूछ लेना चाहिए जिसने एक्चुअली जिसके पास अथॉरिटी है लोन प्रोवाइड करने की। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही वो लोन लेने आएगा, अब आप उससे क्या बात करोगे कि सर मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी आपकी, आपके बारे में चाहिए होगा, आप कौन सी सिक्योरिटी देंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो वो सारे काम। तो उसके साथ में क्या तैयार होगा, एक बहुत बढ़िया एग्रीमेंट रेडी होगा पूरा का पूरा। तो लोन की सैंक्शन लेटर बनती है, अगर वो डिमांड प्रोमिजरी नोट्स, अगर कोई वो प्रोमिजरी नोट लेने आए कि सर प्रोमिजरी नोट पे दे दो मुझे, या फिर हाइपोथिकेशन जो हमने पढ़ा था कि सर हाइपोथिकेट कर दो मेरे एसेट, तो जित कुछ भी अगर वो करवाने आया होगा तो क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट रेडी होगा? द आंसर इज यस। शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय पार्टीज बिफोर एडवांसेस आर मेड। तो सबसे पहले आपने एडवांस सीधा सीधा पहले पैसे नहीं दे देने हैं, सबसे पहले आपने एक एग्रीमेंट रेडी करना है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएंगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल के लिए लोन दिया जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी कौन सी ली जा रही है, ये सारी बातें एग्री होने के बाद में आपने क्या करना होता है, लोन प्रोवाइड करना होता है। जैसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्या लगाने चाहिए, कंट्रोल लगाने चाहिए। सर ऑडिटर देख रहा है जाके, कह रहा है बिफोर सैंक्शन चेक करा था, वो कह रहे बिल्कुल सर चेक करा था। ऑडिटर कह रहे बहुत बढ़िया, क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन पे कंट्रोल है? वो कह रहे बिल्कुल सर, हर चीज का एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, बोथ पार्टी से साइन होता है, तब जाके पास होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में
मॉनिटरिंग कंट्रोल्स मतलब पोस्ट डिसबर्समेंट, जब मैंने उसको पैसा क्या कर दिया, डिसबर्स कर दिया, चला गया मेरा पैसा, सब कुछ ऊपर क्लियर था तो मैंने लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद में आपने चेक करना है क्या, कंप्लायंस विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन शुड बी एंश्योर्ड। आपने देखना है कि जिस टर्म्स पे सैंक्शन हुआ था वो सारी टर्म्स फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। क्या बैंक उसको उतने ही इंस्टॉलमेंट पे पैसा दे रहा है कि बैंक ने बोला था पहले हम 25% देंगे, फिर हम आपको अगला 25% देंगे, फिर हम आपको 10-10% करके बाकी पैसा प्रोवाइड करेंगे, सर यही हमारी पॉलिसी है। तो बैंक को वही सारी टर्म्स ऑफ सैंक्शन को फॉलो करना चाहिए। द एंड यूज ऑफ द फंड शुड बी एंश्योर्ड। आपने जिस पर्पस के लिए फंड लिया था उसका एंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक हमेशा पूछते हैं सर किस लिए लोन लेने आओ, तो कहता है सर मुझे हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होना चाहिए, गाड़ी के लिए यूज नहीं होना चाहिए। फिर ये बैंक को इंश्योर करना होता है टाइम टू टाइम विजिट करके, जैसे मेरा चल रहा है तो बैंक मेरे पास आता है विजिट करके देखने के लिए कि मेरा घर कितना कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरा लोन चल रहा है। तो उसका मतलब है एंड यूज हमेशा इंश्योर करके चलना है। तो हमें चेक करना है एज एन ऑडिटर, बैंक आप एंड यूज इंश्योर कर रहे हो, बैंक कहेगा बिल्कुल सर, हम वेरिफिकेशन करने के लिए बंदा भेजते हैं अपना, बहुत बढ़िया। फिर सफिशिएंट मार्जिन स्पेसिफाइड इन द सैंक्शन लेटर शुड बी केप्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी टेकन। आपको हमेशा सफिशिएंट मार्जिन रख के चलना चाहिए। अगर उसकी सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए की है तो आप उसे 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का लोन कभी नहीं दोगे। आप उसे 80 लाख का, 75 लाख का लोन इशू कर सकते हो, क्योंकि 20-25% तो बैंक को भी अपने पास क्या रखनी पड़ती है, मार्जिन रखना पड़ता है। कल हो सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी डाउन आ जाए, हो सकता है बेचने के वक्त अर्जेंट बेचना पड़े तो कोई उस रेट पे ना ले, हो सकता है सस्ता बेचना पड़ जाए, तो कोई भी रीजन हो सकता है। इसलिए हमेशा मार्जिन किसके पास होना चाहिए, बैंक के पास हमेशा एक मार्जिन अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे क्या है सर, ये सारे हैं मॉनिटरिंग कंट्रोल्स। हेडिंग वैसे इसके अंदर आपके टॉपिक के अंदर हेडिंग नहीं दी हुई, जो अगर आप अपनी बुक में पॉइंट पढ़ोगे आईसीए की मॉड्यूल में, तो वहाँ हेडिंग्स क्रिएट नहीं है, वहाँ पॉइंटर्स क्रिएट है, बट मैंने उसको थोड़ा सा हेडिंग वाइज किया, याद रखना थोड़ा सा क्या रहता है, आसान रहता है। ठीक है सर। तो जब भी मेरा लोन चला जाएगा, कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा बैंक को, और मुझे करना पड़ेगा चेक। तो बैंक को क्या ख्याल रखना है, बैंक लगाता है इंटरनल कंट्रोल्स ख्याल रखने वाली बातों पे, कि भाई टर्म्स ऑफ सैंक्शन सही तरीके से फॉलो हो रही है, इस पे कंट्रोल लगा दो। एंड यूज पे कंट्रोल लगा दो कि हर एक महीने में उसकी विजिट होगी। और तीसरा, हमेशा जब भी लोन पास करना है तो एक ही रूल पास है कि आप 80% से ऊपर किसी भी अमाउंट का लोन दे ही नहीं सकते। जितनी की वो सिक्योरिटी रख के जाएगा, बैंक ने रूल बना रखा है कि मैक्सिमम 80 to 85% से ऊपर का कोई लोन इशू नहीं करेगा। अगर किसी को चाहिए तो स्पेसिफिक अप्रूवल वाले केस सिनेरियो में डाल दो इसको, आपको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हेड ऑफिस में, तब देखा जाएगा उसको। तो इस वजह से बैंक ने ऐसे कंट्रोल्स क्या बना रखे हैं, अपने पास क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है सर जी। उसके बाद सर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, अब ऑब्वियस बात है बैंक में क्या सिक्योरिटी कंट्रोल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मतलब सर, if the securities taken are in the nature of shares, debenture, etc., the ownership of the same should be transferred in the name of the bank. तो सर, अगर आप किसी बैंक किसी बंदे से सिक्योरिटी में क्या रखते हो, गिरवी रखवा लेते हो उसके शेयर्स, उसके डिबेंचर्स, वो कहते हैं सर मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ का मेरा पोर्टफोलियो है शेयर्स का, मेरे पास कुछ डिबेंचर्स मैंने होल्ड कर रखे हैं, मैं वो गिरवी रख सकता हूं। अगर ऐसा है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने उस ओनरशिप को किसके नाम पे करवा लेना है, बैंक के नाम पे करवा लेना है, कि सर आप इन्हें हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब आप हमारे को लोन वापस देने आएंगे हम इसको आपके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी कंट्रोल होना चाहिए। और ऑल द सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। तो कोई भी सिक्योरिटी, मतलब सिंपल सी बात है, एनी सिक्योरिटी जिसके बिहाफ पे बैंक लोन प्रोवाइड करता है, काम है कि आप उसको पहले बैंक के नाम पे ट्रांसफर करें। बैंक के नाम पे ट्रांसफर करने का मतलब होता है सबसे सेफ होना। अब बैंक का वो खुद हो चुका है, अब बंदा पैसे दे ना दे, बैंक कभी भी क्या कर सकता है, उस चीज को बेच के पैसा रिकवर कर सकता है। तो दीज आर द सिक्योरिटी कंट्रोल जो बैंक ने लगा रखे हैं। सर कुछ फिजिकल कंट्रोल हो सकते हैं, बिल्कुल। बैंक के पास में क्या गुड्स वगैरह आते होंगे, हमने बात करी थी ऊपर प्लेजिंग में। सर प्लेज में कोई बंदा अपने गुड्स क्या रख के चला जाता है, बैंक के पास पोजेशन में रख के चला जाता है कि बैंक भाई ये ले, आज से तेरे पास कर दिए मैंने। तो बैंक के पास में अगर कोई भी गुड्स पोजेशन वगैरह में आते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, आपको हमेशा उसके ऊपर क्या करना चाहिए, टेस्ट चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि सारे गुड्स वगैरह सही है या नहीं है। या फिर हो सकता है बंदे ने अपने पास ही रख रखे हो, लेकिन आपके पास उसका क्या डाल दिया हो, एग्रीमेंट में आपके नाम पे कर दिया बैंक के नाम पे। तो बैंक का राइट बनता है कि आप जाके अपने गुड्स को क्या कर सकते हो, फिजिकली चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि गुड्स अवेलेबल है मेरे या नहीं है। और उसको जो भी गोडाउन में वो गुड्स पड़े होंगे, हमेशा उसे क्या करना होता है, फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करना होता है। टाइम टू टाइम जाके आपका बैंक का ऑफिसर जाएगा और वो जाके क्या कर लेगा, उसको चेक कर लेगा। तो ये फिजिकल कंट्रोल होता है। अगर आपके पोजीशन में पड़े हैं तो अपने पास चेक करवा लो, अगर किसी उस बंदे की पोजीशन में पड़े हैं लेकिन आपके नाम पे राइट हो चुका है, तो आप वहां पे जाके बंदा भेज के भी क्या करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो। तो ये हम सारी बातें सर क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें छोटे छोटे मोटे मोटे कंट्रोल्स हैं जो भी बैंक करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। वो उस वाले एरिया में कहां कहां पे उसने कंट्रोल लगा रखे हैं, ये हमने अब तक बात करी है। तो सर कहां से बात करी थी, सैंक्शन से पहले शुरू करी हमने कहानी कि कोई लोन लेने आएगा तब कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट देने आएगा तब कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, वो जो सिक्योरिटी जो हमारे को अगर वो लोन ले गया मेरे से उसके बाद के क्या कंट्रोल होने चाहिए, जो वो सिक्योरिटी गिरवी रखेगा उसके बाद क्या कंट्रोल फॉलो करना है, अगर कोई गुड्स है मेरे पास जो मेरे पोजीशन में या किसी और के पोजीशन में पड़े लेकिन मेरे हैं, तो वहां कौन से कंट्रोल होने चाहिए। फिर उसके बाद में सर कोई भी 4 से 5 आपने याद रखने, ज्यादा नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंटर्स हैं, आपको मैं यहां लिख देता हूं, एनी 5 to 6 बस।
ठीक है ना। और वो भी 5 to 6, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये वाले, ऐसा नहीं है, ये 1 है ये 2 है, आप इन ऐसा मिला के भी 5 to 6 याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे पॉइंट्स आपकी बुक में पॉइंटर्स की तरीके से लिखे हुए हैं, तो कोई भी 5 6 आपको अच्छे लगते हैं आप याद कर लेना, ठीक है। हाँ, बट ट्राई करना हर किसी साइड के एक पॉइंट बताओगे तो और अच्छा लगेगा, आपकी एडवर्सिटी पता चलती है, वो एक अच्छी चीज होती है, ठीक है। सर ऑपरेशनल कंट्रोल्स, बैंक का जो ये अकाउंट जो चल रहा होगा, ये जो ऑपरेशंस चल रहे होंगे, क्या इसके दौरान कोई कंट्रोल्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और होने भी चाहिए। क्या सर? कि भाई जो भी आपने अकाउंट में पैसा पास करा होगा ना, वो जो आपने ड्राइंग पावर निकाली थी एंड सैंक्शन लिमिट, हमेशा उसे क्या करना है, अच्छे तरीके से चेक करना है कि जो भी अकाउंट मेरे को दिख रहा है वो किसके अंदर रहना चाहिए, वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कभी भी पता चले कि सर अकाउंट पर वो क्या ड्राइंग पावर भी क्रॉस कर गया अकाउंट हमारा, और उसने पैसा निकाल लिया ड्राइंग पावर से भी ज्यादा और सैंक्शन लिमिट से भी ज्यादा। ऐसा अलाउड नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाता है, वो आउट ऑफ ऑर्डर की कैटेगरी में फिर वो चले जाना चाहिए। तो मुझे ये भी चेक करना है। तो ये होता है ऑपरेशन कंट्रोल्स, कि सब कुछ उसी के अंदर है ना, मतलब जितना लोन पास किया था उसी के अंदर यूज हो रहे हैं ना, कोई ज्यादा तो नहीं चला गया, ठीक है। जो ड्राइंग पावर का सर रजिस्टर बनता है, बिल्कुल जितने भी आपने ड्राइंग पावर्स के ऊपर लोन दे रखे होते हैं, जो ड्राइंग पावर खोल रखी होती है बैंक ने सीसी लिमिट के बेसिस पे, हमेशा हर किसी का रजिस्टर मेंटेन होगा और उसको अपडेट करना होता है आपने हर महीने आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर कुछ भी, जैसे क्योंकि उसमें क्या होगा, जो भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होंगी, जो भी हमारा क्या बात करते हैं हम उसके अंदर, इन्वेंट्री जो स्टॉक की बात करते हैं, तो जो स्टॉक होगा वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब वो स्टॉक ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है ड्राइंग पावर के अंदर वो चीजों को क्या करना पड़े, हमें अपडेट करना पड़े। तो हमेशा हमेशा जो ड्राइंग पावर का रजिस्टर होता है वो एवरी मंथ बेसिस पे अपडेट होना चाहिए। जो भी ड्राइंग पावर आपने इशू करी है, सैंक्शन लिमिट इशू करी है, उससे ऊपर वो अकाउंट क्या नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी आपको अकाउंट एक्सीड होता हुआ दिखेगा सैंक्शन लिमिट से ऊपर, सैंक्शन लिमिट से ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। बंदे को मैक्सिमम सैंक्शन ही 1.5 करोड़ हुआ था, बंदे ने 2 करोड़ रुपए निकाल कैसे लिए अकाउंट से, आपने उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डाल कैसे दिए जब सैंक्शन लेटर में ही नहीं लिखा हुआ? तो ऐसा कुछ है तो वो इरेगुलर माना जाएगा और उसको नोटिस में लाना पड़ेगा बड़ी बड़ी पार्टीज के, कि सर बैंक में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स काम नहीं कर रहे, सैंक्शन लिमिट से ऊपर पैसा पास नहीं किया जा सकता, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो ये चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में रिव्यू कंट्रोल्स, आपके जितने भी एडवांसेस होते हैं, बैंक की ड्यूटी होती है कि आपको एटलीस्ट वंस अ ईयर हर किसी अकाउंट को जाके रिव्यू करना होता है। क्या एक बार उसकी सिक्योरिटी जाके रिव्यू करनी होती है, टर्म्स चेक करनी होती है, कितना लोन चला गया, कैलकुलेशन सही आई है, ईएमआई सही आ रही है नहीं आ रही, हर बार एटलीस्ट एक साल में एक बार अकाउंट को जाके रिव्यू जरूर करो। और अगर लार्ज एडवांसेस की बात करोगे तो मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे उसका रिव्यू कर लेना चाहिए। छोटे एडवांसेस को एक साल में एक बार कर सकते हो, लार्ज एडवांस को ट्राई करो मोर देन 1 की, मोर देन 1 की। तो लार्ज एडवांसेस को कम से कम फ्रीक्वेंट बेसिस पे ट्राई करो, हर क्वार्टरली कर लिया करोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। छोटे छोटे एडवांसेस को एक साल में एक बार भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे इंटरनल कंट्रोल्स हैं जो मुझे ध्यान में रखने हैं जब भी एक बैंक ऑडिट होगा। और अगर इसको इवेल्युएट करके लगा कि ये सारे ही अच्छे हैं तो समझ लेना, अगर ये सारे अच्छे हैं ना तो लेफ्ट वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये नीचे आराम से मिल जाएंगे आपको, क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बहुत इजीली आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि सारे कंट्रोल्स क्या कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या ये वाला पॉइंट पेज क्लियर है, यस और नो? एनी 4 or 5 पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द 3 पैरामीटर्स, किसी से भी कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप याद रख सकते हो, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है, कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना ऐसा कुछ नहीं है, वट एवर यू फील राइट आप उसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बता दो। चलो जी, लास्ट 2 टॉपिक्स जो बचते हैं हमारे पास, अब आता है सर, अब तक हमने जितनी भी बात करी है उसके एडवांसेस वगैरह ये सब उसके बैलेंस शीट का हिस्सा थे बैंक की, और बैंक की बैलेंस शीट में बहुत कुछ आता होगा, लेकिन हम फिक्स एसेट के बारे में नहीं पढ़ते, क्योंकि फिक्स एसेट बैंक के वही रहते हैं जो किसी कंपनी के होंगे, वही टेबल होगा, वही चेयर होगा, वही बिल्डिंग होगी, तो कुछ नया नहीं है, तो नॉर्मल बात है। तो मतलब बाकी जितनी भी बैलेंस शीट आइटम है बैंक की वही होती है जो किसी कंपनी की होती है। तो जैसे चैप्टर नंबर 5 जब हम पढ़ेंगे, शेयर कैपिटल को कैसे चेक करते हैं, पीपी को कैसे चेक करते हैं, क्रेडिटर्स को कैसे चेक करते हैं, डेटर कैसे करते हैं, ये सारी बातें वही रहेंगी, तो वो वहां कवर हो जाती है। इसलिए बैंक के अंदर जो कुछ नया है, जो कुछ डिफरेंट है, सिर्फ उतना ही बताया हुआ है, जिसका मतलब होता है एडवांसेस। एडवांसेस बैंक में कैसी टर्म है जो उनका मेन है, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो मतलब बैलेंस शीट आइटम्स हमने कवर कर लिए ऊपर सारी जो बैंक से रिलेटेड थी, बाकी तो कुछ कॉमन है वो चैप्टर नंबर 5 में कवर हो जाती हैं। अब सर बचता है बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक के क्या पीएनएल में कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल, बैंक का पीएनएल थोड़ा सा अलग होता है, उसमें कुछ कुछ ज्यादा ज्यादा आता है, तो जो ज्यादा ज्यादा आता है वो हमें चेक करना होता है। तो अब हमने सिर्फ दो पैरामीटर में बात करनी है, ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे, जिसमें एक बात करेंगे इनकम साइड की, एक बात करेंगे एक्सपेंस साइड की। तो सर एक एक पेज दोनों के लिए अलॉटेड है, बस एक एक पेज पढ़ना है कि बैंक का पूरा पीएनएल में जो हम इनकम साइड की बात करें, जो उसके पास इनकम आती होगी बैंक के पास, उसको हमें कैसे करना है ऑडिटर को चेक, उसके लिए ऑडिटर क्या क्या परफॉर्म करेगा, उसकी अप्रोच क्या रहेगी, कैसे करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हमें सीखनी है। चलो,
तो सर पहली बात तो ये बता दो कि ऑडिटर की जो बैंक की इनकम साइड में आता क्या क्या है। तो मैंने बोला उसके लिए सबसे मोटी इनकम होती है उसकी इंटरेस्ट की इनकम, क्योंकि उसने लोन बांट रखे होंगे। ठीक है, तो क्या आएगा उसके पास, इंटरेस्ट आएगा। तो मतलब सर इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन बिल, जो भी वो इंटरेस्ट आता है या डिस्काउंट करता है कोई बिल्स को, उसके पास वहां से इनकम आती है, वो सारी की सारी मोटी इनकम होती है। जो भी इंटरेस्ट उसने इन्वेस्टमेंट पे वो गेन कर रहा है, उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है उस पर उसे इंटरेस्ट आ रहा होगा। इंटरेस्ट ऑन आरबीआई के पास बैलेंसेस, हमारे हर किसी बैंक का आरबीआई के पास क्या चल रहा होता है, बैंक के पास पैसा पड़ा होता है, वहां से आरबीआई से वो पैसा ले रहा होता है। जो भी मतलब उनके पास फंड यूज नहीं हो रहा वो आरबीआई के पास रखते हैं, जैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक आरबीआई को डिपॉजिट कर लेता है अपना पैसा। और अदर इंटरेस्ट इनकम और किसी तरीके की इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है। तो मतलब काफी सारे एरियाज में क्या आती है, बैंक को इंटरेस्ट इनकम आती है, जो इसके लिए मेन इनकम होती है सर। और बैंक की अदर इनकम क्या हो सकती है, बैंक किसी किसी केस में कमीशन और ब्रोकरेज भी कमाता है, बैंक एक्सचेंज इनकम पे ही पैसा कमाता है कि इधर से उधर करने के लिए पैसा कमाता है, बैंक के पास इन्वेस्टमेंट को बेचेगा तो प्रॉफिट ऑन सेल भी होगा, वो भी बैंक की इनकम बनेगी। उसके बाद बैंक रिवैल्यूएशन वगैरह कर सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करेगा तो भी उसकी इनकम हो सकती है, और कोई अदर तरीके की ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकती है। मतलब सर कहने का मतलब है बैंक पे इंटरेस्ट इनकम और प्लस अदर इनकम, दो तरीके की इनकम होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। द आंसर इज यस, ये दो होते हैं उनके पास। अब सर अगर ऐसा पता है हम सबको कि बैंक के पास ये सारी इनकम होती है, तो एज एन ऑडिटर मेरी क्या अप्रोच रहनी चाहिए या क्या प्रोसीजर होना चाहिए मेरा, इसको मुझे कैसे चेक करना है और मुझे क्या क्या चेक करना है इनकम के लिए जो इंपॉर्टेंट हो। मैंने कहा बिल्कुल आओ सिखाता हूँ। सर सबसे पहले ऑडिटर के कंसर्न्स किसके बात को है, कि ऑडिटर कहता है भाई देख, सबसे पहले मुझे, जैसे हमने ऊपर बात करी थी पहले वाले सेक्शन में, कि पहले क्या कंसर्न्स है, उसके लिए कैसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेंगे, यही हम एडवांस में पढ़ते हैं। सेम बात यहाँ पे करनी है कि पहले ऑडिटर के कंसर्न क्या है। यार देख, पहली बात हो ना, जो इनकम तेरी बुक्स में आ रही है वो तेरे रेलेवेंट पीरियड की इनकम होनी चाहिए। मतलब जिस साल का मैं ऑडिट करने आया हूं वो सारे साल की इनकम को मैं चेक करूंगा, बाकी किसी को चेक नहीं करूंगा। दूसरा भाई, वो इनकम तेरी ही इनकम होनी चाहिए, मतलब वो इनकम परटेन्स टू द बैंक, वो बैंक की इनकम होनी चाहिए, किसी और बैंक की इनकम अपने पास मत डाल लेना। ये हमने ऊपर बात करी थी, वो एडवांस तेरा होना चाहिए, किसी और एडवांस अपने पास मत डाल लेना। तो मतलब उसी रेलेवेंट पीरियड वो ट्रांजैक्शन उसी रेलेवेंट पीरियड में होनी चाहिए, मतलब जिस साल का मैं ऑडिट कर रहा हूँ तेरी ही होनी चाहिए वो इनकम। बहुत बढ़िया, सारी की सारी इनकम कंप्लीट होनी चाहिए भाई। कोई इनकम ऐसा तो नहीं है ना छुपने छुपाई हो, ना बुक्स में डाली हो, ऐसा मत करना यार। जो इंटरेस्ट आया दिखा देना साफ साफ, और लास्ट में इनकम को सही अमाउंट पे क्या करना, अपने रिकॉर्ड करना। तो मतलब वही वाले जो हमने ऊपर एजर्शन वाली बात करी थी, मतलब सर ये फर्स्ट नंबर, यस, ये जो फर्स्ट नंबर करा था ऑडिटर किसके लिए प्राइमरी कंसर्न रहता है, यहाँ पे भी वही है कि ऑडिटर सबसे पहला कंसर्न उसका होता है इनकम को लेके कि इनकम एग्जिस्ट करनी चाहिए। इनकम क्या, इनकम देखो जब भी हम बात करते हैं, ये मैं फिफ्थ चैप्टर में सिखाता हूँ वैसे तो, बट यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वर्ड यूज होता है एग्जिस्टेंस, क्योंकि एसेट हमेशा एग्जिस्ट करता होता है। जब हम पीएनएल आइटम्स की या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तब ये वर्ड बन जाता है अकरेंस। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ वर्डिंग में डिफरेंस है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, एसेट का मतलब होता है एसेट एग्जिस्ट करता होना चाहिए उन कंपनी में, तभी हम चेक करेंगे कि हाँ ये एसेट है। लेकिन इनकम एग्जिस्ट नहीं करती, इनकम अकर करती है। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है ये अकरेंस की बात कर रहा है, वहां ऊपर एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, सेम ही है, यहाँ पे अकरेंस बोला जाता है उसको। कि सर पहली बात तो भाई वो रेलेवेंट पीरियड में अकर करनी चाहिए, तेरी इनकम कर रही है वो तेरी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, कंप्लीट होनी चाहिए, सही वैल्यू पे होनी चाहिए। ये सारी बेसिक बेसिक बातें ऑडिटर पहले क्या करेगा, चेक करेगा, कर लिया सर। अब अब कुछ ऐसी बातें चेक करेगा जो स्पेसिफिक टू द इनकम उसके पास, उसे चेक करने के लिए हमें माइंड में याद रखनी है। पहले वाला एरिया तो हम सब चेक करते हैं, ये बातें भूल जाते हैं। कौन सी वाली, सर आरबीआई ने ना इनकम को लेकर ना एक डायरेक्शन दे रखी है, क्या, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। AS9 फॉलो करना है हमें, बिल्कुल एक्रूअल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करनी है। हम हमेशा एक्रूअल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं जब तक वो एनपीए ना हो जाए, सिंपल सी बात है। तो वेयर एक्सीड्स द 1% ऑफ द टोटल इनकम, या तो कोई इनकम 1% से ज्यादा एक्सीड कर देगी टोटल इनकम की, मतलब हम ग्रॉस बेसिस पे ले रहे हैं तो टोटल इनकम का 1%, और एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब नेट बेसिस पे ले रहे हैं। इन दोनों का हमें क्या करना होता है, क्या कर इनकम को रिकॉग्नाइज करना होता है। तो इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस। वो एक्रूअल बेसिस पे कब रिकॉर्ड होगी, जब अगर वो 1% से ज्यादा एक्सीड कर जाए टोटल इनकम की, या फिर वो 1% ज्यादा एक्सीड कर जाए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। हमेशा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो उसे हमें चेक करना है आपने प्रॉपर AS9 फॉलो किया या नहीं किया, या बढ़िया तरीके से क्या लगाया, अक्रूवल बेसिस पे इनकम बुक करी है या नहीं करी है। ये तो हमें 100% चेक करना है, और ये MCQ का फेवरेट पॉइंट भी आता है। ठीक है जी, मतलब सर आरबीआई ने बैंक को डायरेक्ट किया हुआ है कि आपने हमेशा इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। वो कब, जब तुम्हारी इनकम अगर 1% से ऊपर एक्सीड कर जाए टोटल इनकम की, कोई भी इनकम तुम्हारे को हो रही है ना इंटरेस्ट की, अगर वो टोटल इनकम का 1% से ज्यादा हो रही है तो चुपचाप उसको अक्रूवल बेसिस पे क्या कर लो, डाल लो अपनी बुक में, दिखाना चाहिए तुम्हें, मिस नहीं कर सकते तुम। और सेकेंडली, और अगर कहेगा सिर्फ टोटल इनकम ही कंसिडर करने, नहीं, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद से पहले भी अगर 1% से ज्यादा हो रही है तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब दोनों से
सिनेरियो में कुछ भी सिनेरियो पहले हो जाए, चाहे वो टोटल इनकम पे आ जाए बात या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ जाए, अगर 1% से ऊपर एक्सीड करे गई आपकी आपके इंटरेस्ट की इनकम, तो डेफिनेटली मान लेना आपको उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अपनी बुक्स में दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते आप उसको। ये ठीक है, ये कंप्लीटनेस वाली बात है कि ये कभी भी क्या ना कर देना, अनरिकॉर्ड मत छोड़ देना। आरबीआई ने स्पेशली डायरेक्ट किया है कि इसको आपको रिकॉर्ड करके चलना है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी सिनेरियो, ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, दोनों में से जो सिनेरियो होगा आपने उसको रिकॉर्ड करके चलना है। तो कीवर्ड्स 1% ऑफ टोटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे, 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट बेसिस के ऊपर ये लेके चलना है, ठीक है। तीसरा, मटीरियलिटी, वो सिंपल सी बात है, इफ इनकम आइटम इज नॉट मटीरियल एज पर द अबव नॉन्स, इनकम में बी रिकॉग्निशन ऑन द रिसीट बेसिस। तो सिंपल सी बात क्या गई उसने कि सर ये उसको ना बैंक बेसिकली आरबीआई उसको क्या मानता है, मटीरियल मानता है। आरबीआई मटीरियल कब मानता है, जब कोई इनकम 1% ज्यादा एक्सीड कर जाए टोटल इनकम का, या 1% ज्यादा एक्सीड कर जाए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, वो उसके लिए मटीरियल है। अगर वो उसके लिए मटीरियल है तो वो से वो कहता है, आरबीआई ने खुद ही डायरेक्ट कर दिया भाई ये मटीरियल है मेरे लिए, इसको तो तुम्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना ही करना है, ठीक है। और किस बेसिस पे करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है इसको। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, 1% से ऊपर नहीं हो रही है, तो सर फिर तो वो तुम्हारे लिए मटेरियल नहीं है। हाँ, तो तुम उसको, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई और इनकम कोई भी होगी, तो आप उसे रिसीट बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब वो जब तुम्हारे पास आई है उसे तुम तब रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई 1% ज्यादा एक्सीड कर जाए इंटरेस्ट इनकम, तो पहले ही रिकॉर्ड कर लो भाई, आने का वेट मत करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट है, आना है अभी, लेकिन 1% ज्यादा क्रॉस करके उसकी वैल्यू, तो तभी रिकॉर्ड हो जाएगी, वेट नहीं करना आने का, जब आएगी तब की तब देखेंगे, ठीक है सर। तो मतलब अगर मटीरियल होगी आरबीआई के हिसाब से तो तब पहले रिकॉर्ड हो जाएगी, और मटीरियल नहीं होगी तो जब आएगी तब रिकॉर्ड हो जाएगी। द आंसर इज यस, ठीक है जी। फिर उसके बाद रेवेन्यू सर्टेनिटी, रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस ओनली व्हेन द अल्टीमेट कलेक्शन इज रीजनेबली सर्टेन। तो सर उसका क्या कहता है कि भाई तभी इनकम को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है जब उसमें रेवेन्यू सर्टेनिटी होती है, मतलब सर्टेन है कि हाँ भाई पैसा आ ही जाएगा, बस वेट कर रहा है, बीच में ट्रांजिट में है, लेकिन पैसा इशू हो चुका है। जैसे आरबीआई कहता है कि मैं तुम्हारे को लोन दे रहा हूं, अब आरबीआई ने बोल दिया मैं तुम्हारे को लोन दे रहा हूं, तो लोन आ ही जाएगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नहीं आएगा। आरबीआई ने बोला सर आपका इंटरेस्ट मुझे पता है, तुमने मेरे पे डिपॉजिट कर रखे, मेरा कुछ इंटरेस्ट ड्यू है तुम्हारे ऊपर, आ जाएगा। अगर आरबीआई ने बोल दिया आ जाएगा तो आ जाएगा, मतलब वो रेवेन्यू सर्टेनिटी आ चुकी है, तो आप उसको बुक कर सकते हो, वो जब भी आए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी है। बट अगर कहीं रेवेन्यू अनसर्टेनिटी नहीं होती, तो आप हमेशा किसके बेसिस पे बुक करोगे, रियलाइजेशन बेसिस पे। तो मतलब सर अगर मैं बात करूं जो लोगों ने हमसे पैसा ले रखा है, क्या उसमें कोई रेवेन्यू सर्टेनिटी है, आंसर इज नो। जो लोग पैसा लेते हैं हमसे नॉर्मल एडवांस हम मार्केट में बांटते हैं, हम ट्राई करते हैं भाई जब वो आ जाएगा ना तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि बंदे का नहीं भरोसा कि ये दे ना दे। लेकिन अगर हमने किसी और बैंक को दे रखा है, हमने आरबीआई को दे रखा है, हमने सरकार के लिए कोई लोन दे रखा है, तो ऐसे केसेस में रेवेन्यू सर्टेनिटी रहती है, हमें लगता है पैसा आ जाएगा, तो हम उसको एक रूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो बस ये वाला ही पॉइंट है, अगर रेवेन्यू सर्टेनिटी होगी तो हमेशा क्या करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे कर लोगे। अगर रेवेन्यू सर्टेनिटी नहीं होगी तो वेट करोगे पहले रियलाइज होने का, और फिर रियलाइजेशन बेसिस पे मतलब रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेंगे। जल्दी से मेरे साथ साथ सर, सबसे पहले जब इनकम की बात आएगी तो क्या क्या बातें याद रखनी है, बेसिक बेसिक्स ऑडिट के कंसर्न होते हैं कुछ, कि रेलेवेंट पीरियड की हो, बैंक की हो, कंप्लीट हो, वैल्यूएशन पे सही हो रखी हो। अगर ऐसा होगा तो बढ़िया, मैं ये चेक करना चाहूंगा। आरबीआई ने डायरेक्ट कर रखा है मटीरियलिटी को लेके, एक इनकम जिसे मटीरियल माना जाता है आप उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, मटीरियल नहीं माना जाता रिसीट बेसिस पे रिकॉर्ड कर लोगे, रिसीट बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है ना। और अगर मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं है, यहाँ पे मटेरियल है, अगर ऐसे ही अगर रेवेन्यू सर्टेनिटी होगी, अगर रेवेन्यू सर्टेनिटी होगी तो आप उसको एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लोगे, रेवेन्यू सर्टेनिटी नहीं होगी तो आप उसको रियलाइजेशन बेसिस पे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बेसिक बेसिक बच्चों बच्चों वाली बातें बता रखी हैं, बट एज एन ऑडिटर मेरे लिए तो ये अप्रोच है ना, मेरे प्रोसीजर में ये चेक नहीं करूंगा तो फिर क्या चेक करूंगा, तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि आपने ये सब कुछ सही किया या नहीं किया। चलो जी, अब दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं जो हमें वैसे भी सीखने चाहिए और बच्चे को नहीं आते होते, विच इज बिल परचेज और डिस्काउंटेड क्या होता है, और बिल्स पेड फॉर कलेक्शन क्या होता है। ये दोनों चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आपके बुक में बहुत छोटा लिखा हुआ है इसके बारे में, मैंने इसको समझाने के लिए पूरा का पूरा यही लिख दिया, वो समझाने वाला पार्ट ही पूरा का पूरा यहाँ पे डाल दिया। सर बिल परचेज या डिस्काउंटेड, अब बैंक से क्या होता है, बिल परचेज होते हैं, ठीक है ना। तो एक बंदा बैंक में जाता है बिल डिस्काउंट करवाने के लिए, बैंक परचेजेज डिस्काउंट ऑफ बिल्स एंड अर्न डिस्काउंट इनकम इन इमीडिएटली। तो बैंक क्या करता है सर, मैंने मान लीजिए मेरे को किसी ने मेरे एक बिल दिया कि ये ले भाई ये बैंक के ऊपर मेरा बिल है, जा इसको जाके डिस्काउंट करा ले, पैसे ले ले बैंक से, तेरा तेरा जो मेरा उधार है ऊपर क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो ठीक है, तो एक बिल परचेज होते हैं, बिल्स होते हैं, हमने पता होगा हमारे को बिल्स, बैंक के तरफ बिल्स इशू होते हैं बहुत सारे। तो वो जो बिल्स होते हैं वो बंदे के पास होता है, बंदा किसी भी बंदे को दे सकता है XYZ को, और उसे कह सकते हैं जा भाई बैंक से जाके पैसे ले ले। अब जब बैंक के पास आप जाते हो तो उन बिल्स के ऊपर एक डेट होती है कि भाई ये बिल यहां से लेके यहां तक का बिल है, इसके बाद में पूरे पैसे मिलेंगे। तो मतलब सारे पैसे तो
तो नहीं मिलते अगर आप उसे पहले करवाने लग जाओ। एफडी की तरह है, एफडी की जो डेट है उस दिन मैच्योर होगी तो पूरा पैसा मिलेगा, उससे पहले मैच्योर करवाओगे तो थोड़ा बहुत काट लेता है बैंक अपना। वही कहानी यहाँ पे है। अब एक बिल था लेट से 1 जनवरी से लेके, और उसने 1 जुलाई तक का उसको बिल दे रखा था, 1 जनवरी से 30 जून की बात कर लेते हैं, इतने 6 महीने का बिल था वो। अब वो 6 महीने का बिल था तो मैंने बंदे को बिल दिया, उसे पैसा चाहिए था और मेरे पास कोई और पैसा है नहीं कैश इन हैंड, तो मुझे लगा यार अब तेरा पैसा उतारना है, ऐसा करे बिल पड़ा है, जा बैंक से डिस्काउंट करवा ले, कट कटा के तेरे जितनी पेमेंट तो हो ही जाएगी। उसने बोला ठीक है, वो चला गया बैंक पे। अब बैंक पे जब वो गया, ठीक है, अब वो बैंक पे जब जाएगा तो बिल परचेज डिस्काउंटेड बिल अर्न्स डिस्काउंट इनकम इनकमीडिएट। अब क्योंकि बैंक उसको अर्ली डिस्काउंट पे दे रहा है उसको पैसा, तो बैंक हमेशा पहले सबसे पहले क्या अर्न करता है, अपनी डिस्काउंट इनकम अर्न करता है, बैंक की डिस्काउंट इनकम अर्न करता है। अरे वाह, बट पहले आ गया बिल, चलो कुछ पैसा बन जाएगा, बैंक का पैसा बन गया। इफ द बिल मैच्योर्स आफ्टर ईयर, अब दिक्कत क्या है, अगर तो वो बंदा क्या करता है, अगर वो बिल जो है वो उसके अंदर वो 31 मार्च से पहले पहले आके उसका ले जाए, मान लो मैंने 1 जनवरी से बोला 30 जून तक का, 31 मार्च से पहले पहले आके डिस्काउंट करा के चला गया, अगर ऐसा करा के वो चला जाता है तो वो बिल इसी वाले साल के अंदर पूरा का पूरा चला गया, तो बैंक के लिए बस बैंक ने अपनी इनकम कमाई और बिल का पैसा दे दिया, वो बिल को जीरो कर देगा और इनकम बुक कर लेगा जो उसकी डिस्काउंट इनकम हुई होगी। दिक्कत कब आएगी भाई साहब, वो बंदा गया बैंक में बिल लेके, कब, मई महीने के अंदर, अगले साल वाले महीने के अंदर। अब वो जो बिल है वो पिछले साल जनवरी से लेके अगले साल में ट्रांसफर हो चुका है, मतलब बेसिकली इसमें 2 ईयर इन्वॉल्व हो चुके हैं, ईयर एंड निकल चुका है जी। दिक्कत आती है तब जब बिल ऐसा होता है जो 2 ईयर्स के अंदर आ रहा होगा ना, तो थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है, बस हमें वो ध्यान रखना है। पहले वाला ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, पिछले साल का बिल है, पिछले साल में पार हो गया, ले लो, बिल खत्म हो गया, जो डिस्काउंट इनकम आई सीधा पीएनएल में डाला, बैंक भी कुछ सब कुछ खत्म। लेकिन अब सर दिक्कत ये है, बिल है पिछले साल का इशू हुआ, बंदा पेमेंट लेने आया अगले साल में, लेकिन आया पहले है, जून में नहीं आया, मई में आया है, तो क्या मैं डिस्काउंट इनकम अभी भी कमाऊंगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल। आप 1 महीना पहले उसको दे रहे हो तो डिस्काउंट इनकम तो कमाओगे, लेकिन अब बुक्स में एंट्री कैसे होगी सर, ये बताओ। हाँ जी, ये सीखने वाली बात है। एंटायर डिस्काउंट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द करंट ईयर। अब दिक्कत ये आती है कि सर आप एंटायर का एंटायर डिस्काउंट डिस्काउंट अपने इस साल में बुक नहीं कर सकते अब, क्योंकि वो मई के महीने में आया है, क्योंकि ये बिल पिछले साल का भी है सर, तो हमें कहीं ना कहीं अब इसमें क्या करना पड़ता है सर, अगर हम मान लो मार्च के महीने में है, तो वैसे बिल अगर मतलब बिल ही अगर 6 महीने का और वो अगले साल में जा रहा है, तो कभी भी डिस्काउंट इनकम समझ लेना एक साल में बुक नहीं हो सकती, वो इनकम हमेशा 2 पार्ट्स में ही बुक करनी पड़ेगी, 3 महीने इधर और 3 महीने उधर, यही इसका सही तरीका है, ठीक है सर। तो डिस्काउंट इनकम अगर 2 साल में क्या होती है, अप्रोप्रिएट होती है, तो जो अर्नड पोर्शन होता है, जो हमने कमा लिया होता है पैसा डिस्काउंट वाला, जो मैंने डिस्काउंट कमा लिया, वो तो जब बंदा देने आया होगा मैंने उसी टाइम डिस्काउंट अपनी पॉकेट में डाल लिया होगा, वो तो सीधा सीधा पीएनएल में चला जाएगा उठ के, उसकी टेंशन नहीं है, चाहे वो कभी भी आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए, मई में आए, जून में आए। जो मेरा डिस्काउंट इनकम बनती है मेरी, ज्यादा जल्दी पैसा देने का पैसा जो मेरा बनता है, वो तो तभी के तभी पीएनएल के अकाउंट में जाएगा भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो तेरा अनअर्न्ड पोर्शन है, मान ले जो तू पैसा देने आया उसके भी 3 महीने आगे पड़े हैं तेरे, क्योंकि तूने पिछले साल में तो लोन लेने आ गया और बिल लेने आ गया, लेकिन अभी उसका अगला साल के 3 महीने बचे हुए हैं, वो जो अनअर्न्ड पोर्शन है उसको मैं अपनी बुक्स में क्या दिखाता हूं, अदर लाइबिलिटीज की तरीके से बुक कर लेता हूं कि ये पैसा अगले 3 महीने का है, जो मैं पहले ही उस बंदे से क्या कर रहा हूं, पर अगले 3 महीने का ये वाला पैसा है। तुम्हें कम समझ आया होगा उसमें, अब तुम्हारे को एग्जांपल समझ लो, देखो कैसे समझ आएगा। सर मैंने ना एक ट्यूशन रखी, ठीक है, आप लोग हम सब ट्यूशन रखते हैं। सर मैंने एक कोर्स परचेज करा, ट्यूशन रखी है मैंने, और वो ट्यूशन ना मेरी क्या है कि मैंने वो उसमें बोला 6 महीने का ये बैच है जी आपका, मैंने कहा ठीक है जी, 6 महीने का बैच है, 10,000 रुपए की आपकी फीस है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब जो फीस होती है क्या वो पहले ले ली जाती है? आंसर इज यस, मैंने एक 10,000 रुपए की फीस एज अ टीचर आपसे पहले ले ली, आपको मुझे 6 महीने का क्या करना है, पढ़ाना है। मेरे पास सोचते हैं, मैं बैंक को मैं बता रहा हूँ, तुमने मुझे 10,000 रुपए पे कर दी पहले दिन, और मेरा ऑडिट का बैच या ले लिया, और ऑडिट का बैच लिया, मान लेते एग्जाम्पल के लिए 6 महीने का बैच है ये। सर अब जो ये 6 महीने का बैच है, और मैंने 10,000 रुपए की मैं बात कर रहा हूं 6 मंथ्स के लिए, सर मैंने अभी 3 महीने आप लोगों को पढ़ा दिया है, 3 महीने डन हो चुके हैं। अब 3 महीने अगर डन हो चुके हैं और ये 3 महीने वाली डेट आती है 31 मार्च लेट से, ठीक है, यहाँ पे 3 महीने डन हो गए। अब जो सर मेरे पिछले महीने के जो 5,000 रुपये बनते हैं और 5,000 रुपये मेरे अब आगे बनते हैं, 3 महीने पढ़ा दिए, 3 महीने पढ़े हैं, तो सर ये जो मेरे 5,000 रुपये होंगे ये तो मैं अर्न कर चुका हूं, बिल्कुल, क्या ये मेरा पीएनएल अकाउंट में चला गया होगा? तो आंसर ये है सर, बिल्कुल, ये तो 5,000 बनते हैं, आपने पीएनएल में डाल लिए होंगे। सर ये वाला 5,000 रुपये मेरी लाइबिलिटी बनेगी, क्यों? बच्चों को बहुत डाउट आता है, पिछली क्लास में बच्चों को बहुत डाउट आया था, इसलिए मैंने एग्जांपल से क्लियर करूंगा, सब समझ आता है। अब सर समझो बैंक की लाइबिलिटी क्यों बनती है ये, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि मैं आपसे एक पैसा ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसकी मुझे अभी सर्विस 3 महीने देनी है। मैंने अभी आपको 3 महीने की सर्विस दी नहीं है आगे की, मुझे अभी आपको आगे 3 महीने पढ़ाना है, बट क्या मैंने आपका वो 5,000 रुपये 3 महीने का पहले से रिसीव कर लिया है? द आंसर इज यस, मैं तो उसे ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन वो अभी 3 महीने की सर्विस नहीं दी है, इसी वजह से वो बैंक के लिए या मेरे लिए बोल लो, अभी क्या रहेगी,
अदर लाइबिलिटी रहेगी। भाई मेरी लाइबिलिटी है, अभी मैं पैसा ले चुका हूं किसी का, लेकिन मैंने अभी तक उसको सर्विस नहीं दी है उसकी। पहला वाला जो मैंने पैसा लिया था उसकी सर्विस भी दे दी है, वो मैं ऑलरेडी पीएनएल में डाल चुका हूं। तो इसीलिए बैंक कहता है जो भाई मैंने तेरे को बिल दे दिया था, तू अर्ली डिस्काउंट लेने आया, तो जो तेरा डिस्काउंट का जो मेरी इनकम बनेगी वो तो मेरी बनती बनती है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि ये अगले 3 महीने का बिल था, मैं अपनी बुक्स में इसको अभी से क्या दिखाऊंगा, अभी लाइबिलिटी दिखा के चलूंगा। जब 30 जून एक्चुअली में आ जाएगी, उस दिन मैं इस लाइबिलिटी वाली एंट्री को रिवर्स करूंगा और इसको क्या कर लूंगा, एक्चुअल में बुक कर लूंगा कि हाँ भाई अब जो क्या होगा, लास्ट के 3 महीने बाद जिस दिन आपकी लास्ट डेट होगी बैच की, उस दिन मैं बोल सकता हूं अब ये मेरी लाइबिलिटी नहीं रही है, तो मैं लाइबिलिटी को क्या कर दूंगा, डेबिट क्रेडिट से उठा के डेबिट में डाल दूंगा कि अब दिस इज नॉट माई लाइबिलिटी। उल्टा कर दूंगा कि हाँ भाई अब मेरी लाइबिलिटी नहीं है ये, अब मैंने इसको एक्चुअल में बुक कर लिया कि अब ये मेरा पैसा रियल में बनता है, अब मैं इसको उठा के पीएनएल में लेके जा सकता हूं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर कोई भी आपका बिल फॉर डिस्काउंट होता है और वो आपके पास आता है, तो आप उसके डिस्काउंट को क्या कर लेते हो, साथ के साथ बुक कर लेते हो। बिल्कुल, वो सर हर सिनेरियो में होगा। हाँ जी, अगर वो 2 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डिस्काउंट इनकम तो आप अभी भी कर लो पीएनएल में बुक, लेकिन याद रखना जो उसका अनअर्न्ड पोर्शन होगा, जो अगले साल में जा रहा होगा, जिसके आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, वो हमेशा क्या बन के रहेगी, आपकी लाइबिलिटी बन के रहेगी टिल द लास्ट डेट ऑफ द बिल। जो बिल की आखिरी दिन होगी, उस दिन पे जाके आप इसे क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी को और बुक कर सकते हो एक्चुअल में। ठीक है सर जी। स्पेशल पॉइंट, इफ द बिल इज रीडिस्काउंटेड। सर कभी कभी क्या होता है, जैसे ही बैंक के पास बिल आता है ना, बैंक उसको रीडिस्काउंट करने लग जाता है, उसको रीडिस्काउंट करवा देता है, क्योंकि बैंक को पता होता है जल्दी आ गया, अगला बिल खोल दो तो रीडिस्काउंट हो जाता है। फिर अनदर इंस्टीट्यूशन, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास बैंक क्या कर देता है उस बिल को, क्योंकि बैंक को पता होता है मैंने तो अपनी इनकम कमा ली ना यार, अब ऐसा अगर अगले 3 महीने पड़ा है, इसको रीडिस्काउंट करके किसी और को दे दे। तो वो जो रीडिस्काउंट कर सकते हो आप किसी अदर इंस्टीट्यूशन के पास में, तो वो जो रीडिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे शुड बी शोन सेपरेटली एंड नॉट टू बी नेटेड ऑफ अगेंस्ट द डिस्काउंट इनकम। अब क्या है, बैंक कहता है यार एक बात बता, वैसे तो सोचने वाली बात है, मैंने एक बंदे से डिस्काउंट करने के 500 रुपए कमाए, अगर मैं री डिस्काउंट करना चाहता हूं इसको, इस पे मेरे 100 रुपए लग रहे हैं, तो क्या मैं 400 रुपए ना बुक करूं, क्योंकि एक्चुअली में तो मेरा 400 का गेन हुआ इसी बिल के ऊपर, क्योंकि मैंने इसी बिल पे 500 रुपए कमाए थे, इसी बिल को रीडिस्काउंट करने पे 100 रुपए का खर्चा हो गया, तो वो तो कहता है मैं नेट ऑफ करके 400 रुपए बुक करने चाहिए। तो ऐसा हमारे को आरबीआई क्या कहता है, गाइडलाइंस में लिखता है नहीं जी, आपने जब डिस्काउंट करा था जो इनकम थी वो आपकी थी, आपका ये फैसला है कि आप इसे रीडिस्काउंट करवाओगे, तो आप उस 100 रुपए को अलग से सेपरेटली बुक करिए कि ये रीडिस्काउंटेड पे मेरा पैसा खर्चा हुआ है, और वो वाले बिल पे आप डिस्काउंटेड पे रखिए। तो डिस्काउंट एंड रीडिस्काउंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो डिस्काउंट की इनकम डिस्काउंट के अंदर जाएगी, रीडिस्काउंट का एक्सपेंस रीडिस्काउंट के एक्सपेंस में जाएगा, आप दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते, तो नेट ऑफ इज नॉट अलाउड। सिंपल सी बात इतनी सी है पूरे के पूरे केस के अंदर। तो सर अगर बिल परचेज होता है या डिस्काउंट कराया जाता है, तो डिस्काउंट कराने जब भी आप बैंक के पास जाओगे, बैंक अपना पैसा कमा लेगा, क्योंकि आप अर्ली डिस्काउंट करवाने गए हो। अगर वो बिल 2 साल से रिलेटेड है, तो अगर वो 2 ईयर में बट गया, तो पहले वाला जब डिस्काउंट वाला बिल होगा, जो आपने पोर्शन अर्न कर लिया है, वो तो बैंक आप क्या कर लो, अच्छे से बुक कर लो, अपना पीएनएल में दिखा लो, लेकिन जो अनअर्न्ड पोर्शन है उसको आपको अभी अदर लाइबिलिटी मान के चलना पड़ेगा, जब तक उसकी लास्ट डेट नहीं आ जाती। अगर आपने उस बिल को कभी भी रीडिस्काउंट करवाने की सोचा, तो उस पे लगने वाला एक्सपेंस आपकी होने वाले इनकम से कभी भी क्या नहीं होता, नेट ऑफ नहीं किया जाता। क्या पॉइंट क्लियर है, यस और नो? नवनीत, हुआ क्लियर? पक्का? आई होप हो गया होगा, किसी को नहीं हुआ होगा तो प्लीज, क्योंकि आप लोग नहीं हैं आज जो भी हैं, तो अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे भेज देना, मैं आपको वापस वॉइस में मैसेज पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सर अगला क्या आता है, जैसे बिल्स फॉर डिस्काउंट होता है, ऐसे बिल्स फॉर कलेक्शन भी होता है। ये तो सबसे आसान है सर, बिल कलेक्ट करने के लिए हुआ है, अगर बिल्स कलेक्ट करने के लिए हुआ है कि आपने बिल कलेक्ट करना है, तो बैंक हमेशा एक एजेंट की तरह काम करता है, कलेक्ट करता है मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब बैंक ने मतलब अब जैसे पहले हमारा जो डिस्काउंट था, हमें बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराना था, अब मुझे बैंक से ही बिल लेना है। अगर मुझे बिल लेना है किसी से और बैंक के पास है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक मेरे लिए एजेंट का काम करेगा, बैंक मेरे नाम पे एक बिल कलेक्ट करेगा, मेरा कलेक्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर अकाउंट क्रेडिट करेगा ओनली व्हेन द बिल इज एक्चुअली कलेक्टेड। मेरा अकाउंट तभी क्रेडिट होगा, मेरे अकाउंट में पैसा तभी डालेगा जब उसके पास एक्चुअली में बिल कलेक्ट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर वो क्या करता है, कमीशन इनकम ऑन करता है। तो बैंक बीच में बैठा, दोनों तरफ से कमाता है, बिल डिस्काउंट करवाने आऊंगा तब भी बैंक कमाएगा डिस्काउंट इनकम, बिल कलेक्ट करने जाऊंगा तब भी वो कमाएगा कमीशन इनकम, दोनों का तरफ है, बैंक की इनकम तो बनती ही बनती है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो पहले वाला केस था उसमें वो डिस्काउंट इनकम पहले ही बुक कर लेता है, लेकिन यहां पे जब तक तेरे पास मेरा बिल रिसीव नहीं होगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट तो नहीं करेगा, उससे पहले तो क्या नहीं कर सकता, अपनी कमीशन चार्ज नहीं कर सकता। इसमें कमीशन बिकम्स इनकम ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल कलेक्शन। बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है, डिस्काउंट में तो आप पहले पैसा ले लेते हो, बाद में लाइबिलिटी दिखाते हो, यहाँ पे पहले मेरे अकाउंट में पैसा डालो, उसके बाद में अपनी कमीशन चार्ज करो। तो इस तरीके से प्रोसेस थोड़ा सा कलेक्शन में क्या होता है, बैंक बाद में काम करता है, तो बैंक यहाँ पे बाद में आएगा, वहां पे पहले आ जाता है, बस ऐसे याद रखना है।
ठीक है सर जी, बिल्कुल सर। रीनेगोशिएशन, रीनेगोशिएशन में कुछ याद नहीं रखना, छोटा सा पॉइंट है, काम का भी नहीं है, कि कोई भी फीस कमीशन वगैरह अर्न होती है अगर रिकमीशन किसी भी रीनेगोशिएशन वगैरह करने पे, कलेक्शन करने पे, तो किसी भी केस में बस सिंपल याद रखो, किसी भी केस में कोई भी फी, कोई भी कमीशन अगर बनती है ना, तो वो बैंक क्या करता है, उसको अपनी इनकम बुक कर सकता है। हमने चेक करना होता है सर, कोई भी रीनेगोशिएशन हुई है, अगर हुई है तो आपने कोई फीस ली है या कोई कमीशन ली है, अगर ली है तो आपकी बुक्स में उसको जाना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो एनी रीनेगोशिएशन अमाउंट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द, किसकी सर, किसकी इनकम बनती है, वो बैंक की इनकम बनती है। ठीक है, तो आपने उसको एक्रूअल बेसिस पे क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। तो ये है हमारा ऑल अबाउट यहाँ एच पॉइंट तक। दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर अबाउट द इनकम्स। अगर कभी भी इनकम होगी, नॉर्मल नॉर्मल बातें याद रखनी है, वही अकरेंस हो, कंप्लीट हो, वैल्यूएशन हो, सिंपल हो गया। फिर उसके बाद आरबीआई की डायरेक्शंस आती है, किसको लेके, सिंपल सी बात है, एक्रूअल बेसिस को लेके। अगर मटेरियल है तो एक्रूअल पे होगी, नहीं मटेरियल है तो रिसीट बेसिस पे हो जाएगी। अगर रेवेन्यू सर्टेनिटी है तो एक्रूअल बेसिस पे होगी, नहीं है तो रियलाइजेशन बेसिस पे हो जाएगी। बिल परचेज का केस पढ़ लिया, बिल कलेक्शन का केस पढ़ लिया, बाद में रीनेगोशिएशन को डाल दिया, पीएनएल के अंदर बुक कर लो एनी फीस और कमीशन। क्या बात क्लियर है? ऑल पॉइंट्स। ये वाले पॉइंट्स में बहुत कम है कि ऑडिट अप्रोच लिखने को मिलेगी, इसके ये एमसीक्यू बना के, या बिल्स फॉर कनेक्शन वर्सेस बिल्स फॉर परचेज वर्सेस बिल्स फॉर कनेक्शन क्या होता है, दो दो नंबर में, चार नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे चांसेस होते हैं। पूरा क्वेश्चन तो कभी आया नहीं है कि इसका टोटल इनकम का प्रोसीजर बता दो, वेरी वेरी रेयर क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो अब आते हैं अच्छे टॉपिक पे, जो अपने आप में बढ़िया 5 नंबर का या 4 नंबर का टॉपिक बन सकता है। ये अच्छा टॉपिक है, इस पेज का सबसे बढ़िया टॉपिक ही यही है सर, रिवर्सल ऑफ इनकम। वो कहता है, अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको एज एन ऑडिटर बताना है कि बैंक के अंदर कितने केसेस के अंदर रिवर्सल ऑफ इनकम होती है, कि इनकम को रिवर्स किया जाता है। ऐसे कौन से सिनेरियोज बन सकते हैं एज एन ऑडिटर, आपको ध्यान में रखने होंगे सिनेरियोज। तो आप बताओ कौन से सिनेरियो ऑडिटर चेक करेगा जब बैंक कहता है कि हमें इनकम को रिवर्स करना पड़ा। तो हमें पता होना चाहिए कि रिवर्सल ऑफ इनकम के सिनेरियोज कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक है। पहला क्या, जब आपका एडवांस नॉर्मल चलता चलता आ रहा होगा तो आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होगे। अब वो बन गया भाई साहब एनपीए, 3 महीने से अकाउंट में पैसा नहीं आया। अगर वो कोई भी अकाउंट में 3 महीने से पैसा नहीं आता, तो हमें पता है 90 डेज से ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो एनपीए बन जाएगा। एनपीए का रूल हमने ऊपर पढ़ा था, कि एनपीए का रूल क्या कहता है, कि भाई अगर एनपीए कोई चीज बन जाती है, आप उसको किस बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना बंद कर देते हो, और अब क्या करना शुरू कर देते हो, अब तो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होगी, जब एक्चुअली में पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करोगे, वरना तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहां वही कह रहा है, इफ एनी एडवांस इंक्लूडिंग इवन बिल परचेज या डिस्काउंटेड, कोई भी एडवांस हो, अगर वो एनपीए बन जाएगा, एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड एंड क्रेडिटेड इन अर्लियर पीरियड्स शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर। बहुत सिंपल सी बात है सर, अगर कोई अकाउंट आपने क्या बना दिया, आपने उसको क्या कर दिया, एनपीए बन गया है, तो अब तक का उसके ऊपर एंटायर जितना भी इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है या क्रेडिटेड हुआ है उसके अर्लियर पीरियड्स के अंदर, वो सारा का सारा को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि वो अब अकाउंट क्या बन चुका है, वो अकाउंट अब एनपीए बन चुका है। अब उससे पैसा नहीं आएगा, तो जो आपका इंटरेस्ट आपने अर्न करा है वो अब आपकी इनकम नहीं है, वो आपकी एक्चुअली में जो आपकी लोन अमाउंट थी, तो आप यही समझोगे कि भाई इतना तो हमने लोन अमाउंट ही रिकवर करा है, समझो। बैंक उसको तब तक इनकम मानता है जब तक उसे पता होता है कि इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, बाद में वो बंदा प्रिंसिपल भी चुकाएगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि बैंक के पास पैसा आना बंद हो गया, अब जब बैंक के पास पैसा नहीं आ रहा, तो प्रिंसिपल तो भूल ही जाओ, नहीं आ रहा, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या काउंट करने लग जाता है, बैंक उसको एज अ प्रिंसिपल अमाउंट काउंट करने लग जाता है। इसीलिए आपको सारा का सारा इंटरेस्ट एक्रूड और क्रेडिटेड क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करके देखना पड़ेगा, हमने अब तक इस बंदे से कितना पैसा वापस ले लिया है। जितना ले लिया है उसको आप किससे कंपेयर करते हो, फिर अपनी लोन अमाउंट से कंपेयर करके देखते हो कि हमने एक्चुअली में कितना पैसा वापस ले लिया है। क्योंकि देखो, अब तक इनकम तब तक इनकम मानी जाती है जब तक वो आगे आने वाली हो। इनकम आनी आगे से बंद हो गई तब आपकी इनकम नहीं है, वो आप अपनी कॉस्ट रिकवरी मेथड पे चले जाते हो, कि भाई जितना उसे पैसा दिया था क्या उतना आ चुका है, उतना भी आ जाएगा, तो बैंक खुद को थोड़ा सा क्या महसूस करेगा, तसल्ली से महसूस करेगा। तो सर, रिवर्सल ऑफ इनकम कब होती है, जैसे ही बैंक का अकाउंट एनपीए हो जाए, सारा का सारा इंटरेस्ट एक्रूड किया हुआ पुराने सालों में वापस करना, क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। इवन ये गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट्स के ऊपर भी रूल अप्लाई होता है। तो क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी में उसे क्या नहीं बनाते, हम एनपीए नहीं बनाते, बट हमने क्या देखा था कि हम उसकी इनकम को बंद करना क्या कर देते हैं, इनकम बंद कर देते हैं, क्योंकि पैसा तो नहीं आ रहा। तो क्या उसके लिए भी रिवर्सल होगी, द आंसर इज यस, उसके केस में भी रिवर्सल करनी पड़ेगी आपको। इवन उसके बाद किसकी गारंटी है, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी हो, तब भी आपको क्या करनी पड़ती है, रिवर्सल करनी पड़ती है। इनकम इनकम रिवर्स करना बैंक का काम है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सर, अगर उस एनपीए से आपने कोई भी फीस भी होगी और कोई भी कमीशन होगी, कोई भी फीस कमीशन या सिमिलर काइंड ऑफ इनकम होगी उस पे जो एक्रू हो रही होगी एनपीए पे, क्या उसको भी, और वो सीज क्या हो जाएगी, शुड सीज टू एक्रू एंड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर इफ अनरियलाइज। तो सर, अगर मतलब एनपीए वाली जो भी इनकम है वो भी रिवर्स होती है, उसके ऊपर कोई भी रिलेटेड फीस हो, कोई भी रिलेटेड कमीशन हो, अगर वो भी क्या रिवर्स होगी, बिल्कुल। अगर आप उसकी टोटल इनकम रिवर्स कर रहे हो तो एनी फीस और कमीशन ऑन द एनपीए विल ऑल्सो गेट रिवर्स, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद सर, कोई रॉन्ग रिकॉग्निशन कर दी हमने पास्ट में, पिछले पास्ट में हमसे कोई इनकम
इनकम गलत रिकॉर्ड हो चुकी है सर, गलती से रिकॉर्ड हो गई। अगर आपके पास कोई इनकम रॉन्गली रिकॉर्डेड हो जाती है अर्लियर ईयर्स में, तो भी आपको क्या करनी पड़ती है, रिवर्स करनी पड़ती है और इक्विवेलेंट प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। मतलब बेसिकली तो रिवर्सल ही मानी जाती है। अगर आप बाई चांस किसी रीजन की वजह से रिकॉर्ड नहीं, अब रिवर्स नहीं कर सकते हो, तो बेटर है उसका इक्विवेलेंट प्रोविजन बना लो कि भाई ये इनकम हमारी नहीं है, हमने इसको गलत रिकॉर्ड कर लिया था। तो मान के हम क्या चलेंगे, हम क्या याद रखेंगे, रिवर्स करनी पड़ती है कौन सी वाली, पुराने साल में कुछ भी गलत रिकॉर्ड हुआ है उसको भी रिवर्स कर सकते हो। तो ये तीन ही बातें हैं टोटल जो हमें क्या करनी होती है, रिवर्सल में याद रखनी है। तो सर जल्दी से, अगर बैंक आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन सी इनकम में रिवर्सल ऑफ इनकम का कंसेप्ट लगता है कहां कहां पे, तो बताएंगे जब भी अकाउंट एनपीए बन जाए, एंटायर इंटरेस्ट एक्रूड जितना भी हमने करा है पास्ट ईयर में, सारा का सारा क्या कर दो, रिवर्स कर दो। क्या उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांटेड अकाउंट्स भी आते हैं? द आंसर इज सारे अकाउंट्स आते हैं उसके अंदर। उससे रिलेटेड कोई, अगर आपने एनपी से रिलेटेड कोई भी फी कमीशन आप क्या कर रहे थे तो पहले तो वो लगनी बंद हो जाएगी क्योंकि अकाउंट एनपी हो गया, अब तो वो आएगी नहीं। और अगर कोई पहले आपने ली है, आपका काम है उसको भी रिवर्स करने का। बढ़िया जी। अगर आपने कोई भी पुराने पास्ट ईयर में कभी भी लगता है आपको कि आपको पता चला, आज पता चला इस साल में यार उस वाले साल में गलत इनकम रिकॉर्ड कर दी थी, तो आपके पास आज मौका है, आप उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। लास्ट में ऑडिटर की इंक्वायरी क्या रहेगी? सर ऑडिटर की इंक्वायरी सिंपल सी रहेगी, इफ देयर आर द लार्ज डेबिट बैलेंस इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। सर ऑडिटर की इंक्वायरी निकल के कब आती है इस रिवर्सल को लेके, आप खुद समझो। भाई आपके पास एक इनकम का अकाउंट है जिसके अंदर सारी चीजें क्या दिखती हैं, क्रेडिट 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 क्रेडिट, पैसा आया पैसा आया पैसा आया पैसा आया। भाई मेरे को जैसे ही मैंने आपका इनकम का अकाउंट खोला, मुझे इतना बड़ा डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इतने लाख का बैलेंस। मैंने कहा यार इंटरेस्ट के क्रेडिट के अकाउंट में इतना बड़ा डेबिट बैलेंस। जब भी कुछ ऐसा बैलेंस आपको नजर आता है तो ही ऐसी इंक्वायरीज निकल के आती हैं, अच्छा कुछ ना कुछ रिवर्सल करेगा इनकम में। कहते हैं हाँ सर रिवर्सल करना पड़ गया, ये दो अकाउंट ना एनपी हो गए थे, बहुत बढ़िया चल रहे थे, लेकिन अब ये क्या हो गए हैं, एनपी हो गए हैं। इसलिए इनकी जितनी भी इनकम हमने अब तक यहाँ पे अर्न करी, जो आपको क्रेडिट में दिख रही है, ये देखो टोटल करोगे तो इतना हमने एक रिवर्सल की एंट्री मार दी है। तो जब भी आपको क्रेडिट के अकाउंट में एक बहुत बड़ा डेबिट बैलेंस नजर आ जाए, तो आप समझ लेना कि आपको कोई क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ रिवर्सल हुआ है बैंक के अंदर। उसी रिवर्सल को आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है। इफ बोरोर कम्युनिकेट्स हाईलाइट डिफरेंसेस इन द इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि इफ बोरोर कम्युनिकेशंस द हाइलाइटेड डिफरेंसेस। और कभी कभी क्या होता है कि बोरोवर ही क्या करता है, बोरोवर बताता है कि सर मुझे ना मेरी बुक्स के अंदर, क्योंकि बोरोवर भी कभी कभी क्या कर सकता है, ऑडिटर को और मतलब कि एक वो फीडबैक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में लेके या कोई भी कंप्लेंट वगैरह बैंक को कर सकता है, तो ऑडिटर को वो भी चेक करनी होती है कि बोरोवर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर मेरे अकाउंट में क्या दिख रहा है, मेरे अकाउंट में बहुत बड़ा बैलेंस ऐसा दिख रहा है कि आपने मेरे को कोई अमाउंट क्या करी है, रिवर्स करी है। तो ऐसी वाली कहानी भी हो सकती है, क्योंकि पहले वो इनकम ले रहा था, अब वो रिवर्सल की एंट्री गई होगी, तो हो सकता है बोरोवर के अकाउंट में भी क्या करेगी, कभी कभी दिख जाती है। या बोरोवर को कम्युनिकेट किया जाता है कि हम आपका पैसा क्या कर रहे हैं, मोटा डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पैसा आना बंद हो गया किसी भी रीजन की वजह से। मतलब अगर बोरोवर से रिक्वेस्ट आई है और बोरोवर ने हाईलाइट करा है, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी बैंक से। हाँ भाई बोरोवर ने रिक्वेस्ट करी है, आपने कोई बहुत मोटा पैसा इनकम रिवर्स करी है, क्यों रिवर्स करी है, तो वो बताओ। तो बताएंगे सर वो पास की सर एक इनकम है जो इसके अकाउंट में गलती से चली, जो हमने अकाउंट में गलती से बुक कर ली थी, हमारी नहीं थी, तो आज हमने उसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो मतलब चाहे तो बोरोवर से रिक्वेस्ट आई हो या फिर आपको कभी लार्ज डेबिट बैलेंस दिख जाए, दोनों केस में आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो लिखा हुआ है रिवर्सल ऑफ इनकम की इंक्वायरी कब की जाती है, तो दो केसेस में की जाती है, लार्ज डेबिट बैलेंस दिखना या फिर किसी बोरोवर से कंप्लेंट आना। दोनों केसेस के अंदर क्या होता है, कंप्लेंट नहीं लिखते, वो कम्युनिकेट लिख देता है, मतलब बोरोवर क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। अगर बोरोवर से कम्युनिकेशन से पता चलेगा तो भी आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो दीज आर द केसेस फॉर व्हाट, जो हमने पढ़ा, रिवर्सल ऑफ इनकम। वेरी सिंपल, एनपीए होगा कभी भी, सब रिवर्स कर दो, लगने वाली कोई भी फीस सब रिवर्स कर दो। पास्ट ईयर की कोई इनकम है जो गलत हो चुकी है, रॉन्ग इनकम है, उसको भी रिवर्स कर दो। अगर ऑडिटर को कभी डेबिट बैलेंस दिखे, बहुत बड़ा बैलेंस दिखे, सवाल पूछ ले भाई। अगर कोई बोरोवर से कम्युनिकेशन है, बोरोवर को लगता है कुछ हुआ है, तो आप उसके बारे में फिर से सवाल पूछ सकते हो। तो दीज आर द केसेस जो हमें याद रखने इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनकम। यही बनता है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जो छोटा भी है, कंसाइज भी है, और इस वाले एरिया में, लीस्ट एरिया में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले पढ़ा, इसमें मेरे को ये फिर भी अच्छा लगता है एरिया, अदरवाइज तो यही वाला एरिया अच्छा है। क्या यहां तक क्लियर है बात सबको? यस और नो? नहीं क्लियर है बिल्कुल सारे पॉइंट्स? ये तो ऐसे ही याद रह जाएंगे, आज पढ़ोगे आज ही याद हो जाएंगे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। चलो जी, उसके बाद में किसके बारे में बात करेंगे, अब इस चैप्टर में ज्यादा कहीं नहीं जाएंगे, बस एक क्वेश्चन और है, वैसे बाकी सिर्फ बातें सुननी है, ठीक है, ज्यादा किसी पे गौर नहीं फरमाना, कुछ खास नहीं है। सर स्पेशल केसेस कौन से हैं, वो कहता है भाई ऑन लीज एसेट, अगर कंपनी ने कभी कोई एसेट को लीज पे दे रखा है, तो वो क्या कह रहा है, फाइनेंस इनकम जो भी होगी लीज एसेट के ऊपर, विच वॉज एक्रूड एंड क्रेडिटेड बिफोर द एसेट बिकम एनपीए एंड रिमेनिंग अनरिलाइज शुड बी रिवर्स और प्रोवाइडेड फॉर इन द करंट अकाउंट पे। तो उसमें सिंपल सा समझाता हूँ सर, अगर कोई एसेट लीज पे एसेट हो रखा है, तो आपने जो भी फाइनेंस इनकम कमाई है पहले, जो भी आपने एक्रू कमाई होगी, जब तक वो एसेट एनपीए
नहीं बना था वो आप क्या करके चलते हो, बुक करके चलते हो। और उसके बाद में अगर वो क्या होता है, जो भी अगर वो बाद में क्या बन जाए, एनपीए बन जाए, तो जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट वगैरह होती है उसे आप क्या कर देते हो, रिवर्स कर देते हो। जो भी आप एक्रूवल बेसिस पे कर रहे थे, एक्रूवल बेसिस पे करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो मतलब फाइनेंस इनकम अगर कोई लीज एसेट पे है, जो भी एक्रू हो चुकी है आपने क्रेडिट कर लिया, जब से वो एसेट नहीं बना था, बाद में से क्या करना पड़ेगा सर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो कहानी बिल्कुल मैच कर रही है, पर बिल्कुल मैच कर रही है सर। अगर कोई एसेट लीज पे भी था और वो भी एनपीए हो गया, तो एनपीए से पहले वाली जितनी भी इनकम आपने एक्रू वगैरह कर रखी है, सबको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मतलब एनपीए का सिंपल है, कोई चीज जब तक एनपीए नहीं है एक्रूवल पे चलती रहती है, जैसे ही एनपीए होती है सारा पुराना का पुराना पैसा क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। ऐसे सिमिलर एज ऊपर वाला केस बिल्कुल सेम है। सर टेक आउट फाइनेंस ये एक अलग सी टर्म है जो आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगी। मुझे लगता है थोड़ा सा पेज अनक्लियर हो सकता है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है ये वाला एरिया थोड़ा ब्लर हो रहा है फॉर मी, अगर आप लोगों को भी लग रहा होगा तो बता देना। सर टेक आउट फाइनेंस क्या है? टेक आउट फाइनेंस बेसिकली मैं सिंपल समझाऊं तो एक कॉमनली यूज का टर्म होती है जब हम किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं। मान लो जैसे मैंने अपना वाला प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए पैसा ले रखा है, जब हम प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं, या कोई बहुत बड़े बड़े मतलब बिल्डर, ठीक है ना, बिल्डर जो लोन लेता है वैसा समझ लो। जो ये बिल्डर जो लोन्स उठाते हैं, तो जो ये बिल्डर्स लोन उठाते हैं ना, ये टेक आउट फाइनेंस होता है। टेक आउट फाइनेंस का मतलब क्या होता है सर? टेक आउट फाइनेंस बहुत सिंपल सी टर्म होती है, इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वेयर वन लेंडर एग्रीज टू टेक ओवर द लोन फ्रॉम अनदर लेंडर एट अ फ्यूचर डेट। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है, मैंने जब पैसा उठाया तब क्या था, मेरा नक्शा पास नहीं था। मैंने कल एग्जांपल भी दिया था, मेरा नक्शा पास नहीं था, तो मुझे किससे लोन लेना पड़ेगा सर? एलआईसी से। यूजुअली एनबीएफसी से जब आप लोन लेते हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, थोड़ा सा हायर मिलता है नॉर्मल बैंक से, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई नहीं होती, वो मोटा मोटा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, तो आपको थोड़ा हायर मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी बिल्डर से लोन लेना होता है ना, बिल्डर को पता होता है यार हम सारे इतना बड़ा लोन है, बहुत मोटी अमाउंट का लोन है, हम पूरे सालों में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट की सेविंग उनके लिए बहुत बड़ी सेविंग होती है। तो वो पहले से ही ना एक टेक आउट फाइनेंस का ऑप्शन लेके चलते हैं, क्या कि भाई अभी के लिए हम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चलाना जरूरी है, अभी के लिए हम किससे पैसा उठा रहे हैं? एलआईसी तेरे से पैसा उठा रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने एचडीएफसी से बात भी कर रखी होगी कि देख जैसे इसका लोन पास होगा ना भाई, ये एलआईसी का लोन हम तू क्या करेगा, अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेगा, क्योंकि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहिए, बाद में थोड़ा सा कम चाहिए। तो हो सकता है पहले 2-3 सालों के लिए तेरा इंटरेस्ट ज्यादा लगे, लेकिन उसके बाद में जब वो एचडीएफसी में कन्वर्ट हो जाएगा लोन, जब एचडीएफसी को भरोसा हो जाएगा कि हाँ यार नक्शा पास हो चुका है, बंदा पैसे टाइम पे दे रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर एचडीएफसी आपसे क्या ले लेती है, वो क्या लोन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और वो किसी नॉर्मल बैंक पे। तो मैं भी जैसे मैंने भी ट्राई कर रखी है कि मेरा भी बैंक क्या हो जाए, किसी पीएनबी वगैरह के पास या किसी के पास चला जाए, क्योंकि उनके पास जाएगा तो अच्छी फॉर्मेलिटी, अच्छी क्या है, ऑप्शंस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। क्योंकि एनबीएफसी में एक और प्रॉब्लम क्या है, अगर आरबीआई रेट कट करता है, आरबीआई कहता है मैंने अपने रेट कट कर दिए, तो आरबीआई के रेट कट बैंकों में तो अगले दिन से एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर आरबीआई मान लो आज बैंक को किस रेपो रेट पे लोन दे रहा है, 5% पे लोन दे रहा है, तो मेरा कितने परसेंट पे लोन चल रहा है होम लोन, बैंक अपनी कमीशन वगैरह ऐड करता है, प्रॉफिट ऐड करता है, 8% पे मुझे देता है। आरबीआई ने बोला मैं कल से बैंक को 4% पे दूंगा, तो फिर मेरे को उनको 1% जो सामने वाला बैंक है उसे अब मुझे 7% करना पड़ेगा। बैंक इसमें ऑप्शन नहीं है, बैंक को करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे से रेट कम हो चुका है। तो लेकिन एनबीएफसी क्या करता है, वो कहता है 6 महीने मैं पहले इसको चेक करूंगा कि 6 महीने का ये कॉन्टिन्यूस पॉलिसी एप्लीकेबल होगी, होगी तो ही मैं करूंगा, क्योंकि आरबीआई डायरेक्टली लिंक नहीं है एनबीएफसी से। इसी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, आपको वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, इवन इफ मार्केट का रेट क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर आप क्या प्रेफर करते हो कि आपका लोन किसी नॉर्मल अच्छे बैंक के पास रहे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सर टेकआउट फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करके पहले ही रख लेना, जिसके अंदर एक लेंडर एग्री कर लेता है कि भाई तू अभी लोन ले ले, और इतने पीरियड के बाद या फिर इतने परसेंट तेरी जब बिल्डिंग बन जाएगी, मुझे भरोसा हो जाएगा, हाँ तूने ढांचा खड़ा कर दिया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, एचडीएफसी कहता है भाई देख बिल्डर तो बहुत आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 5,000 करोड़ का 10 पिलर बना दूंगा, 2 बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा। भाई मैं ना बहुत पैसा देके फंस चुका हूं बिल्डरों को, मुझे नहीं देना तेरे को पैसा। तू एक काम कर, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर ले मेरे साथ, तू जा किसी और बैंक पे पैसा उठा ले उससे, और प्रॉपर्टी की बिल्डिंग खड़ी कर दे। तेरी कंस्ट्रक्शन अगर 25% कंप्लीट तूने करके दिखा दी और पेपर लाके मुझे दिखा दियो, अगर मुझे ऐसा दिखा ना, मैं चुपचाप उस लोन को लेने के लिए तैयार हूं, वो मेरे पास ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे वाले केसेस के लिए जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद में, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद में आपने एक एग्रीमेंट पहले से कर रखा है कि लोन इससे हटके उस पर चला जाएगा, तो ऐसे लोन्स बैंक के पास होते हैं। तो क्या जिस हम बैंक को जिसको मैं चेक कर रहा हूं, मेरे को पता चला उसने क्या कर रखा है, उसने एक एग्रीमेंट में है वो अभी भी, तो मुझे मेरा काम है, अगर वो मेरे साल के अंदर वो एग्रीमेंट आ रहा होगा, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपने जो वो टेक आउट फाइनेंस का एग्रीमेंट कर रखा है, क्या उसको फुलफिल करा, क्या वो सही हो गया, क्या वो अपने लोन अपने पास ले लिया या नहीं ले लिया। ये सारी बातें मुझे क्या करनी पड़ती हैं सर, चेक करनी पड़ती हैं। तो इसे बोला जाता है टेक आउट फाइनेंस। सर ऐसा लोन मैंने ले लिया, वो चल रहा था,
मान के चलते हैं एचडीएफसी ने वो लोन ले लिया और मेरे साल में वो लोन एचडीएफसी के पास आ गया, 25% बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट था, मैंने ले लिया, एचडीएफसी ने एलआईसी से ले लिया। इफ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी द अकाउंट इज क्लासिफाइड एज एनपीए, और एक्चुअली में फिर वो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया। भाई साहब मेरे पास आते ही उस बंदे ने इंस्टॉलमेंट देनी क्या कर दी, बंद कर दी। 3 महीने मेरे पास इंस्टॉलमेंट आई नहीं और 3 महीने नहीं आई, तो मुझे क्या मानना पड़ गया, उसको एनपीए मानना पड़ गया। इट शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम अनलेस रिलाइज फ्रॉम द बोरर और टेकिंग ओवर द इंस्टीट्यूशन। और अगर सर वो अकाउंट एनपीए हो जाता है, ठीक है, चाहे वो मेरे पास ना भी हो, पहले ही एनपीए हो गया और मुझे मैंने एग्रीमेंट देना था और वो एग्रीमेंट की डेट आ चुकी है अभी और मुझे लेना पड़ रहा है, तो सर मैं उसकी इनकम को रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जब तक नहीं करूंगा जब तक एक्चुअली में पैसा रिसीव नहीं हो जाता। अब मैं एक्रूवल बेसिस पे नहीं चलूंगा, ये नॉर्मली रूल है। एनपीए केस में रूल सेम ही चलता रहेगा, कहानी बदलते रहो। सर एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड तब तक होती है जब तक एनपीए नहीं होता। जैसे ही एनपीए हो जाएगा एक्रूवल बेसिस बंद हो जाएगा। अब आप वेट करोगे कि वो पैसा कब रियलाइज होगा। जब वो रियलाइज होगा पैसा, उसी दिन मैं उस अकाउंट के अंदर एंट्री करूंगा इनकम की, वरना मेरे लिए वो कोई भी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो सारे केसेस में उन्हें सेम पड़ा है। लीज एसेट में भी होगा, एनपी होगा तो आप उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। टेकआउट फाइनेंस में भी तब तक वेट करो जब तक पैसा रियल में नहीं आ जाता, तब तक नहीं मानोगे। और ऊपर भी हमने यही बात पढ़ी थी कि ये सारे अकाउंट्स कौन से वाले होते हैं, एनपी वाले केसेस में रिवर्सल ऑफ इनकम की जाती है। तो क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है? स्पेशली लीज फाइनेंस तो बेकार है, क्या टेकआउट फाइनेंस क्लियर है या नहीं है? ये टर्म अगर कल सुनेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा क्या होती है। एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एग्रीमेंट करना, किसी भी फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेके फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होगा, और वो किसी न किसी प्रोजेक्शन बेसिस पे भी चल सकता है या किसी टाइम पीरियड पे चल सकता है कि एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्शन बता दी, इतने टाइम पीरियड के बाद इतनी परसेंटेज ऑफ, जब तेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं ये लोन क्या ले लूंगा, टेक आउट कर लूंगा, फाइनेंस में अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसे केसेस के अंदर अगर वो एनपीए हो जाता है तो एनपीए में आपने उसे एक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, वेट करनी है जब तक पैसा बोरर से रिलीज ना हो, या तो बोरर रिलीज करे या फिर पुराना वाला इंस्टीट्यूशन आपको पैसा दे। जब पैसा आएगा मतलब मेरे पास, तभी मैं मानूंगा उसकी रिकवरी, वरना मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है। चलो सर, अब उसके बाद में कुछ काम का नहीं है, बेसिक। सर पार्शियल रिकवरी होना एनपीए में, एनपीए का जो मेरा अकाउंट बना हुआ है ना काफी टाइम से, उसमें मुझे पार्शियल रिकवरी नजर आई, एकदम से कोई उमंग नजर आई, कोई लाइट नजर आई कि अरे पैसा आया, वो भी पार्शियल कम आया। ऐसा केस देखने को मिला मुझे। क्यों? ऐसे केस आप मान के चलना बहुत ही रेयर होते हैं कि एनपीए वाले अकाउंट में पार्शियल रिकवरी हो, जिसने देना होता है पूरी इंस्टॉलमेंट देता है, वरना नहीं देता। अगर आपको कभी भी पार्शियल रिकवरी का कंसेप्ट नजर आएगा तो समझ लेना बेसिकली क्या हुआ है। कोई भी इंटरेस्ट फुल्ली या फिर पार्टली रियलाइज हुआ है एनपीए के अंदर, मे बी रिकॉग्नाइज इनकम। देखो अगर अब क्या माना जाता है, अगर जब तक पैसा नहीं आ रहा है एनपीए में तब तक तो वो हम उसे रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, एक्रूवल बेसिस को तो रिवर्स कर चुके, और जब पैसा आएगा हम रियल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं एनपीए। जब पैसा एक्चुअल देता है तभी उस अकाउंट में एंट्री जाएगी। अब तो अब एक्चुअली में एंट्री तो आ गई है, अब इसका मतलब है मुझे इस इनकम को रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। तो कहता था इनकम रिकॉग्नाइज करने से पहले ऑडिटर इतना चेक कर लेना, प्रोवाइडेड जो क्रेडिट आए हैं ना उसके अंदर वो ऐसा ना हो कोई फ्रेश या एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज लेके बोरो ने दे दी हो। मतलब बोरो ने क्या करा, बोरो ने बैंक से डील करा, देख भाई मेरा पुराना अकाउंट तो एनपी हो गया है और तेरे ऊपर भी वो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहा है, क्यों ना तो मेरे को एक लोन और दे दे, और उसी लोन में से ना मैं तेरे पुराने लोन की किस्त देने लग जाऊंगा पार्शियल, तो तेरा वो वाला लोन एनपी होने से बच जाएगा और मेरे को मेरा पैसा भी मिल जाएगा। तो कभी कभी बोरोस क्या करते हैं, कभी कभी बोरोस एडिशनल पैसा उठा के, मतलब एक लोन को चुकाने के लिए, कहने का मतलब है एक और लोन ले लिया और एक लोन, उस वाले लोन में से पुराने लोन का पैसा चुकाए जा रहे हैं। ये वाला तरीका सही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी पार्शियल रिकवरी हो रही है तो ऑडिटर को ध्यान से चेक करना है कि जो पैसा एनपीए वाले अकाउंट में आया वो ऐसा तो नहीं है किसी बैंक ने कोई और लोन इशू करा और उस लोन से इस लोन में पैसा डाला। ऐसा वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए। ये हमारे को अच्छे तरीके से क्या करना होता है, देखना होता है। बैंक ऐसे बहुत खेल खेलता है जिससे बैंक को पता होता है भाई एनपीए पकड़ा जाएगा, दिक्कत होगी, ऊपर से गालियां भी पड़ेंगी, हमारी ब्रांच के ऊपर बात भी आ जाएगी, तो वो ब्रांच क्या करती है, एक एक और लोन इशू कर देती है किसी को और उस लोन में से कहती है इसका पैसा चुका दे। ऐसे वाले सिनेरियोज नहीं होने चाहिए। मतलब ये पकड़े कम जाते हैं अगर सेम सुम नाम ना यूज करें, बट अगर पकड़े गए तो अच्छी बात है, आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, किसी काम का नहीं। सर काम के पॉइंट में छोटे छोटे से दो हैं जो मैं सिखाऊंगा ये, और इसमें सबसे अच्छा कौन सा वाला है, सिक्स्थ वाला। सर एक है ना मेमोरेंडम अकाउंट करके आपको अकाउंट मिल सकता है बैंक में। जब आप जाओगे और बैंक बोलेगा सर ये ऐसे ही है, किसी काम का नहीं है, बात उसकी सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो किसी काम का है, लेकिन वो क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो सर मेमोरेंडा अकाउंट होता क्या है, मेमोरेंडम अकाउंट? तो ध्यान से समझना, जब एक अकाउंट एनपीए बन जाता है तो मैंने क्या सिखाया, पूरे एनपीए का एक छोटा सा फ्लो क्या सिखाया। जैसे ही एक अकाउंट एनपीए बन जाता है हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, भाई बंद कर दो इनकम रिकॉर्ड करना, सब बंद कर दो। अक्रूवल बेसिस पे आज से इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, ये अकाउंट 90 डेज क्रॉस कर चुका है, इसकी ईएमआई नहीं आई है, सारे बैंक को पता चल गया, पता चल गया, मतलब अब एक्रूवल बेसिस पे कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं होगी, नहीं होगी जी। कब होगी? जब एक्चुअली में इस अकाउंट में पैसा आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने बात क्लियर कर ली। सर जब वो अकाउंट एनपीए बन गया हमने इनकम रिकॉर्ड करनी बंद कर दी, बिल्कुल। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज बट नॉट रियलाइज, मतलब इंटरेस्ट उस पर चार्ज तो हो रहा है लेकिन रियलाइज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो अकाउंट चले तो जा रहा है, तो मतलब उसमें इंटरेस्ट बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, पर पैसा नहीं आ रहा।
इंटरेस्ट रिवर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब हम एनपीओ जब ऊपर पड़ा, जैसे ही कोई अकाउंट एनपीओ हो जाएगा तो हमें जो जो भी हमने इंटरेस्ट वगैरह पूरा कमाया होगा उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सर रिवर्स भी कर दिया। तो और फर्दर रिकॉग्निशन में हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, अब कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं होगी। तो सारे कंसेप्ट को जोड़ो, अब सब समझ आ जाएगा। ये जो एडवांस इनकम आ रही थी, रिवर्सल ऑफ इनकम में क्या हुआ था, जैसे ही एडवांस एनपीए हुआ, हमने क्या कर दिया, एंटायर इंटायर जो इंटरेस्ट इनकम थी, जो भी क्रेडिट हो रही थी, सारी की सारी क्या कर दी थी, रिवर्स कर दी थी। क्यों रिवर्स कर दी थी, क्योंकि पता चला अब ये पैसा नहीं आएगा, और ये पैसे को हम इनकम नहीं मानेंगे, अब हम इसे प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे। जितना भी पैसा आया उसे प्रिंसिपल समझो, रिवर्स करके प्रिंसिपल बुक करो, इंटरेस्ट नहीं है अभी ये। तो सर जैसे ही एक अकाउंट एनपीए बनता है, उसमें से सबसे पहले क्या होता है, इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। पर इंटरेस्ट एक्रू होता है, एक्रू करना भी बंद कर देते हैं, आना भी बंद हो जाता है। लेकिन वो पता है बैंक को कि हाँ यार, ये मेरा पैसा है जो मेरे पास आना चाहिए था, आ नहीं रहा है, इसका दुख तो रहेगा बैंक को। जब ऐसा होता है और फर्दर कुछ आएगा भी नहीं, ये भी पता चल जाता है, फर्दर भी सब स्टॉप हो जाता है। तो बैंक क्या करता है, सर बैंक ने एक मेमोरेंडम अकाउंट खोलता है। क्यों खोलता है सर, बैंक ये चाहता है कि उसको खुद को एक्चुअली में ये देखना होता है, अगर ये अकाउंट एनपी, जितने भी अकाउंट एनपीए मतलब जितने भी अकाउंट एनपीए हुए, अगर ये ना हुए होते तो एक्चुअली में हमारी इनकम कितनी होती। क्योंकि बैंक, देखो बैंक ने जब लोन दिया था, ये सोच के तो नहीं दिया था कि यार ये फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पैसा नहीं आएगा। बैंक ने तो अपनी इनकम ही लगाई थी। तो बैंक को अपनी एक्चुअल जो वैल्यू है वो तब पता चलेगी जब बैंक को एक्चुअली में रियलिटी में पता होगा, क्या पता होगा कि सर कि ये वाला जो पैसा है, ये वाला जो पैसा हमारा था, ये कितना हो जाता। हमें अब तक तो पता नहीं, क्योंकि हम तो स्टॉप कर दी इनकम बुक करनी, तो पता तो चलेगा नहीं। इसलिए ना बैंक एक डम्मी अकाउंट खोलता है। डम्मी बोलो या कंट्रोल अकाउंट के नाम से फेमस होता है, कंट्रोल या डम्मी अकाउंट खोलता है, और उसमें ना उस अमाउंट इंटरेस्ट की एंट्री करता रहता है कि इस साल इस महीने इतना पैसा आता, इस महीने इतना पैसा आता, इस महीने इतना पैसा आता। डम्मी एंट्री आप आ रहा है, किसी को वो नहीं हो रही, किसी का अकाउंट से जा नहीं रही है, एक डम्मी एंट्री अपने लिए डाल रहा है, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए डालता है, ये देखने के लिए कि इसमें एक्चुअली में इनकम होती तो उस टाइम पीरियड तक कितनी हो जाती अगर ये पैसा एक्चुअली में रिसीव हो जाता। तो सिंपल सी बात है सर, मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, बैंक का एक डम्मी अकाउंट होता है, जिसमें क्योंकि एनपीए के बाद में सारी इनकम वगैरह बंद कर देते हैं, एक्रूवल वगैरह बंद कर देते हैं बुक करने, तो वो जो एक्रूवल हम बंद कर देते हैं रियल में लाइफ में, उसे डम्मी अकाउंट में हम ओपन रखते हैं और होने देते हैं। वो अकाउंट डम्मी अकाउंट में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, एक्रूवल पे बुक करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि इस वाले अकाउंट से टोटल एनपीए के जो हमारा लॉस हुआ है उससे कितना प्रॉफिट हो सकता था। इसको जानने के लिए बैंक हमेशा क्या करता है, एक मेमोरेंडम अकाउंट खोल के रखते हैं। तो क्या इसका कोई काम है, द आंसर इज नहीं। बट क्या ये जरूरी है, तो क्या इसको देखा जा सकता है, द आंसर इज यस। आप देख सकते हो जो भी इंटरेस्ट रिकॉर्डेड होती है इस मेमोरेंडम अकाउंट में, वो इग्नोरेबल होती है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ। तो आप इसको जब भी ग्रॉस अमाउंट आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि ये अमाउंट आपने इग्नोर करनी है, ये नहीं लेनी है, ये इनकम कोई एक्चुअल इनकम नहीं है, ये डमी अकाउंट में इनकम है जस्ट फॉर द बैंक सेटिस्फेक्शन। तो इसको मत काउंट कर लेना गलती से भी। एक सेकंड करना। चलो, सॉरी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब लास्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है इस पेज का, इनकम का। थोड़ा सा काम का है, मतलब अगर कुछ रिकॉर्ड के अलावा आ सकता है पेपर में, आ तो ये भी नहीं सकता, बट फिर भी जस्ट इन केस आ जाए तो ये छोटी सी चीज पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी बात है। सर इनकम जो इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है बैंक के पास में, बैंक भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल बैंक किसी और बैंक में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, बहुत कुछ करता है। तो बैंक जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है उससे इंटरेस्ट इनकम आती है उसको। कौन कौन सी, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक ने पैसा डाल रखा है, बॉन्ड्स ले रखे हैं बैंक ने, डिबेंचर ले रखे हैं, कोई अदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उससे आने वाली कोई भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, तो बहुत सारे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम बैंक को क्या करती है, रिसीव होती है। पर इसके अंदर हम क्या इंक्लूड नहीं करते कभी भी बैंक इनकम के अंदर, डिविडेंड इनकम फ्रॉम द सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। मतलब बैंक ने अपने ही किसी सब्सिडरी के अंदर या अपने ही किसी जॉइंट वेंचर के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उससे आने वाला इंटरेस्ट, उससे आने वाला डिविडेंड, वो उसका क्या नहीं माना जाता, उसकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये वाला पॉइंट एमसीक्यू परस्पेक्टिव से याद रखना है। बाकी कोई भी इनकम हो रही हो, कोई भी सिक्योरिटीज में डाला है, बॉन्ड में डाला है, डिबेंचर में डाला है, एनीथिंग, एनी इन्वेस्टमेंट यू डू, उसके ऊपर आप क्या कमा रहे हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम कमा रहे हो, आपकी क्या है, इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आपकी क्या इनकम नहीं है, कोई भी डिविडेंड अगर आपने अपनी सब्सिडी या ज्वाइंट वेंचर से अर्न करा है, वो आपकी इनकम में नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपकी कंपनी थी, तो वो तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट में ही चला जाएगा। एडजस्टमेंट ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड, एक कभी कभी बैंक क्या करता है कि कोई किसी रीजन की वजह से, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सिंपल सा बात सुन लेना, क्योंकि आपको इसको बहुत अलग ही पूरा कंसेप्ट हो जाएगा सिखाने लगा। तो एक ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट आता है कि किसी भी पेज के अंदर कोई कभी कभी क्या हो जाता है, कोई पीरियड की वजह से बैंक को क्या करना पड़ जाता है, इंटरेस्ट को पार्ट्स में देना पड़ जाता है। तो एनी ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट पेड ऑन द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एंड कोई भी अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन द एसएलआर इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई भी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें आपको कोई प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी बैंक को प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने आरबीआई
से कोई एसएलआर के लिए रिक्वायरमेंट रेज करी थी, जल्दी पैसा चाहिए था तो प्रीमियम दिया होगा। तो बैंक ने अगर, मतलब सिंपल से क्या बताऊं, अगर बैंक ने कोई भी पैसा पे आउट करा है किसी भी इंटरेस्ट की फॉर्म में या फिर किसी भी प्रीमियम की फॉर्म में, तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेट ऑफ कर सकते हो अपनी किसके अगेंस्ट, इनकम के अगेंस्ट। बस इतना याद रखना है कि कोई भी बैंक का इंटरेस्ट गया हुआ या कोई भी प्रीमियम पे करा हुआ अगर बैंक ने पे आउट करा है और उस पर जो आने वाली इनकम है, तो क्या उसको नेट ऑफ करके दिखाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल दिखाया जा सकता है यार। एक तरफ इनकम और एक तरफ प्रीमियम जा रहा है, एंड में पीएनएल अकाउंट में जाएंगी दोनों चीजें, तो वो क्या हो जाएंगी, नेट ऑफ हो जाएंगी। तो नेट ऑफ करना क्या अलाउड है? द आंसर इज नेट ऑफ करना अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या था कि आपने डिविडेंड इनकम सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर वाली कभी कंसिडर नहीं करनी है। बाकी आप कोई भी इनकम मान लो, और कोई भी अगर आपका खर्चा हो रहा है कोई भी इंटरेस्ट फॉर्म में या प्रीमियम फॉर्म में, आप उसको नेट ऑफ कर लो। दूसरा, अगर बैंक कोई सेल करता है इन्वेस्टमेंट को, तो उस पर जो प्रॉफिट लॉस होता है कहां जाता है सर? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और अगर कोई रिवैल्यूएशन करता है उस पर इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉफिट आता है तो भी कहां जाता है सर? याद है? तो सारी चीजें कहां जाती है सर? बैंक की सिंपल बात है, पीएनएल अकाउंट में ही जाती हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, रिवैल्यूएशन से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तब हो, कुछ भी होगा, किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सारे इंटरेस्ट सारी डिविडेंड इनकम भी वहीं जाएगी। कुछ भी वहां से बाहर जाएगा, मतलब इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रीमियम की फॉर्म में, तो उसे माइनस कर देंगे। बस कौन सी डिविडेंड इनकम नहीं लेंगे सर? सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर वाली डिविडेंड इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ कंसीडर करके चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम, इनकम वाला हिस्सा। तो जितनी भी इनकम से अच्छी बातें थी इनकम में, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इंपॉर्टेंट क्या है सर? ऑडिट अप्रोच को एक बार रीड करना जरूरी है। बातें क्या याद रखनी है? आरबीआई डायरेक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है, बाकी ज्यादा कुछ, और ये बिल परचेज और बिल डिस्काउंट वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। बस ये दो यहां से याद रखने की जरूरत है, एक रिवर्सल ऑफ इनकम याद रखने की जरूरत है, और एक हमारा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट याद रखने की जरूरत है। ठीक है, टेक आउट फाइनेंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी आज तक आया तो नहीं है, बट कभी भी वो चाहें तो 2 नंबर के लिए अच्छे से टेक आउट फाइनेंस क्या होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे, तो उसके बारे में एक बारी रीडिंग जरूर ले लेनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर है नवनीत? यहां तक डन है? आई होप सबको यहां तक समझ आ गया होगा। यस। चलो जी, लास्ट पेज पे चलते हैं, खत्म करते हैं इस टॉपिक को। छोटा सा पेज है, इसमें तो कंटेंट ही कम है, बट ये थोड़ा सा टेढ़ा कंटेंट है, तो मैं ट्राई करूंगा इसको थोड़ा सिखाने की। समझ आया तो जय माता दी कर देना, नहीं आया तो जय माता दी करके चले जाना, ठीक है? क्या सर ऐसे मत बोलो। मैंने इसका ना एग्जांपल स्पेशली बनाया रात को बैठ के, शायद तुम्हें समझ आ जाए। ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब लिखा टेढ़ा है कुछ नहीं, इतना बच्चों वाली बात है, लेकिन लिखी इतनी टेढ़ी तरीके से है ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम कंफ्यूज कोशिश करेंगे हम उस कंफ्यूजन को कम कर सके। सर, जैसे हमने रेवेन्यू अकाउंट के अंदर पीएनएल पढ़ा, उसके अंदर इनकम साइड होती है तो एक्सपेंस साइड भी होती है, मतलब डेबिट साइड। तो सर एक्सपेंसेस में पहले क्या क्या आता है? बहुत सिंपल सिंपल, क्या इंटरेस्ट वहां से आ रहा था तो इंटरेस्ट इनकम थी। अब बैंक कुछ इंटरेस्ट दे भी रहा होगा, क्योंकि बैंक ने ऑब्वियस बात है सरकार से लोन उठा रखा होता है, आरबीआई से लोन उठा रखा होता है, किसी और बैंक से लोन उठा रखा होता है, तो वहां पे इंटरेस्ट बैंक को देना भी पड़ता है। तो बैंक ने जो भी डिपॉजिट ले रखे हैं लोगों से उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक ने खुद की बैंक इंटर बैंक बोरिंग्स कर रखी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। और कोई अदर इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं जो बैंक से बाहर जा रहे होंगे। फिर सर बैंक ने बहुत सारी प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज बना रखी होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन बनाते हैं 15% वाली, एनपी की प्रोविजन बनाते हैं, पूरा चार्ट था, टैक्स प्रोविजन, अदर प्रोविजन, बैंक भी ऐसी प्रोविजंस बना के चलता है, तो इसके बारे में भी सीखना पड़ेगा। और कुछ बैंक के अपने क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, स्टाफ एक्सपेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सारे लोग होंगे, ठीक है ना, गार्ड रखा जाएगा, लॉकर के चार्जेस होंगे, सब कुछ बैंक को भी पे करना पड़ता है। तो सर बैंक के सारे खर्चों की बात हो रही है, उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, उसमें प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के लिए जो प्रोविजन बनाती है वो एक खर्चा होता है, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का खर्चा होता है जो बैंक को रोज बैंक को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो सर इसके अंदर भी सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर। अगर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करूं तो मेरा ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर क्या रहना चाहिए? तो वही वाली बातें। पर अब इसके अंदर ना, अब ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये बहुत डेलिकेट चीज है, ठीक है? बैंक ने इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट बाहर देना है ना बैंक, उसको बहुत ध्यान से समझना होता है। ये बहुत टेढ़ा सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है? बस ये पहले 2 पॉइंट समझ लेना, बाकी तो सब आसान है। चलो जी, तो पहले हम सिंपल से चलते हैं, ऐसा करते हैं सिंपल से चलते हैं। पहले सी से पढ़ाऊंगा मैं, क्यों? ताकि तुम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ आओ। सर ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर क्या रहता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, ध्यान से, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक कोई पैसा एक्सपेंस में देने वाला है, बाहर देने वाला है, खर्चा होने वाला है बैंक का, चाहे वो डिपॉजिट पे हो, बैंक ने कोई और बोरिंग ले रखी हो, या किसी और भी तरीके का एक्सपेंस हो, उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट बोला ऑडिटर को, तो ऑडिटर एक काम कर, कंपेयर कर ले एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड विद द प्रीवियस ईयर एंड इन्वेस्टिगेट द मटेरियल डिफरेंसेस। बहुत सिंपल है, करंट ईयर का तू निकाल कितना एवरेज रेट है तेरा जो इंटरेस्ट तूने पे करा है, वर्सेस प्रीवियस ईयर कर ले।
एक तेरे पास इस वाले साल का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इतने इतना रेट पे इंटरेस्ट एक्सपेंस किया है भाई तुम लोगों ने, और एक पिछले साल का तेरे पास होगा, पिछले साल की ऑडिटेड से निकाल ले, दोनों को कंपेयर कर ले, अगर कुछ भी बहुत मटीरियल सा डिफरेंस लग रहा है इसके बारे में तो क्या कर सकता है, बैंक से सवाल पूछ सकता है और इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर दूसरा कहता है तू टेस्ट चेक करके देख ले इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस के ऊपर, तो क्योंकि तेरे को भी ये देखना है इंटरेस्ट आपने एक्सपेंस पे जो इंटरेस्ट पे, देखो भाई हमें क्या चेक करना है, जो आपने इंटरेस्ट पे करा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे जो परसेंटेज पे करी है वो परसेंटेज सही है या नहीं है, बस इसको ऐसे याद रखना। जो परसेंटेज बैंक तू पे कर रहा है इंटरेस्ट पे, डिपॉजिट पे जो तू दे रहा है, अदर बोरिंग्स पे जो तू दे रहा है, बाहर दे रहा है, वो परसेंटेज सही है या नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना है। कैसे चेक करेगा? इस साल की करंट की निकाल लेगा, पिछले साल की होगी, दोनों कंपेयर करेगा, पिछले साल ही 5%, इस साल ही 5% आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सही होगा सब कुछ। फिर टेस्ट चेक कैसे करेगा? वेरीफाई कर जितना भी इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू द बैलेंस शीट डेट, तो सबसे पहले देख ले कि जो भी इंटरेस्ट प्रोवाइडेड हुआ है सारे के सारे डिपॉजिट पे वो अप टू बैलेंस शीट डेट तक होना चाहिए। बैलेंस शीट डेट से बाहर वाले मेरे किसके अंदर नहीं आते, रेलेवेंट पीरियड के अंदर नहीं आते, तो जो मेरे बैलेंस शीट डेट तक का इंटरेस्ट है वही बाहर जाना चाहिए, वो चेक कर ले कि सब कुछ सही गया, सही गया है। इंटरेस्ट रेट जो भी होना चाहिए वो आरबीआई के डायरेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, आरबीआई बताता है कितने पे कितना इंटरेस्ट रेट है, डिपॉजिट पे कितना देना है तेरे को, ठीक है ना, बोरिंग अगर लेगा तो कितना देना है, तो वो एज पर आरबीआई एग्रीमेंट होना चाहिए, हो गया जी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इज इन अकॉर्डेंस विद द बैंक रूल, तो सब कुछ मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स ले लो, इंटरेस्ट रेट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनल रेगुलेशन ले लो, सब कुछ किसके हिसाब से होना चाहिए, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। और इंटर ब्रांच बैलेंसेस वगैरह भी किसके हिसाब से होने चाहिए, एज पर आरबीआई के हिसाब से, तो घूम फिर के वानी एक ही है, सब कुछ आरबीआई के हिसाब से होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं टेस्ट चेक करके देख लूंगा कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रखा है क्या आपने वही यूज करा डिपॉजिट को पे, डिपॉजिट पे करने के लिए, इंटर बैंक लोन लेने के लिए, क्या वैसा ही करा है सेविंग पे करने के लिए? हाँ जी वैसा ही करा है। तो मतलब नाम क्या याद रखना है, एक इंटर बैंक बोरिंग होती है, एक आप सेविंग पे बाहर पैसा भेजते हो, एक आप डिपॉजिट पे बाहर पैसा भेजते हो। तो मतलब सर, इंटर बैंक बोरिंग, डिपॉजिट और सेविंग, इन तीनों पे गया हुआ बाहर पैसा किसके हिसाब से दिखना चाहिए मुझे, आरबीआई के हिसाब से दिखना चाहिए, बस इतनी बातें चेक कर लूंगा टेस्ट में, कर लीजिए। फिर एक अच्छा ऑप्शन क्या है, रिकम्प्यूट ही करके देख लेना, तो खुद ही निकाल के देख ले, अब ये भी बढ़िया है। ऑडिटर शुड रिकम्प्यूट द इंटरेस्ट एक्रोल, तो खुद ही देख लेना कि कितना इंटरेस्ट पे होना चाहिए था, और देख ले सही इंटरेस्ट से पे करा या नहीं करा, तो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट रिकम्प्यूट कर ले, किसके बेसिस पे, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिपॉजिट का कितना टर्म है, और फिर एग्री कर ले कि सेम अकाउंट में वैसे ही बुक करा या नहीं करा। मतलब मैंने क्या करा, मैंने एक केस उठाया जिसमें डिपॉजिट आया हुआ था, मैंने आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ी, आरबीआई ने लिखा था इस डिपॉजिट पे 5% पे करना है, मैंने टोटल 5% निकाला, इतना 10 ईयर होगा तो इतना पे करना है, इतना होगा तो इतना पे करना है, इतनी फ्रीक्वेंसी से पे करना है, सब निकाल के एक अमाउंट निकाल के देख ली, हाँ सर इतनी बनती है, और उसको सीधा जाके उनकी बुक से चेक कर लिया कि आप इतना ही चार्ज पे आउट कर रहे हो, आंसर आया सेम सर, बिल्कुल हम भी इतना ही कर रहे हैं, तो मतलब आप लोग सही तरीके से काम कर रहे हो। तो ये तीन बिल्कुल सिंपल बातें हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर हम? इंटरेस्ट एक्सपेंस की। पहले इंटरेस्ट इनकम की बात करी थी, जो बैंक के पास आता है, अब बैंक के साथ पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है आप चेक करो पिछले साल में कितना गया, इस साल में कितना गया, दोनों का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो, डिफरेंसेस ज्यादा नहीं लग रहे हैं तो बहुत बढ़िया, सही गया होगा। दूसरा, इंटरेस्ट जो भी आपने कैलकुलेट करना है ध्यान रखना कि वो किस हिसाब से होना चाहिए, जितने भी आप डिपॉजिट पे पैसा दे रहे हो, इंटर बैंक पे दे रहे हो, जितना भी आप सेविंग पे पैसा दे रहे हो, बाहर जो भी दे रहे हो वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तीसरा बढ़िया मेथड कौन सा होता है, रिकम्प्यूटेशन कर लो, एक खुद ही केस उठाओ, खुद ही कैलकुलेशन करके देखो और उसे बुक से मैच कर लो, सब सही हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो है बेसिक बेसिक तरीके, तीनों केसेस अच्छे हैं। थोड़े टेढ़े केसेस आते हैं, कौन से वाले सर, ये वाले, ए और बी, इसको समझेंगे। सर कहता है ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न, ऑडिटर का वैसे प्राइमरली कंसर्न यही वाला है, विद असेसिंग द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, मुझे ओवरऑल रीजनेबलनेस चेक करनी है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बाहर जा रहा है वो ओवरऑल रीजनेबल होना चाहिए भाई। एज अ बैंक मैं फालतू में पैसा ज्यादा ना बांट रहा हूं, मतलब मेरे को किसी और बैंक से ज्यादा नहीं देना है, आरबीआई की गाइडलाइन से ज्यादा नहीं देना है, खुद से मन नहीं कर रहा मेरा, आज मेरा मन है मैं 10% डिपॉजिट पे पैसा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना बैंक तेरे को, रीजनेबल रहने का। तो रीजनेबल में क्या एनालाइज करूंगा मैं, पहला रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड, कितने का तू इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑन द विद द एवरेज क्वांटम ऑफ द लाइबिलिटीज, मतलब जो तेरी एवरेज जो लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है, एवरेज ध्यान से समझना, एवरेज क्वांटम ऑफ लाइबिलिटीज, मेरा जितनी भी लाइबिलिटीज मेरी बैंक की है, लाइबिलिटी कौन सी होगी मेरी, जिसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट बाहर पे करना होगा, तो जितना भी मैंने तुम लोगों से पैसा उठा रखा है किसी बैंक से, किसी डिपॉजिट से, कोई सेविंग से, उस पे मेरी जो लाइबिलिटी टोटल एवरेज क्वांटम बनती है, टोटल बनती है, उसके ऊपर मैं कितना रेशो में इंटरेस्ट क्या कर रहा हूं, पे कर रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर, मुझे ये निकालना होता है, ये मेरा प्राइमरली कंसर्न है। तो ऑडिटर सबसे पहले जाएगा और क्या चेक करेगा भाई, टोटल ओवरऑल आपने कितनी लाइबिलिटी पे आउट करी बाहर इस साल के अंदर, बता दो। मतलब सर एग्जांपल में समझाओ, 1 अप्रैल 2024 से 31, 25 ही ले लो, से 31 मार्च 2026 तक
ये मेरा साल है जिसका मुझे ऑडिट करना है। इस साल में मैं सिंपल जाके क्या करूंगा, उन्हें बोलूंगा एवरेज क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी बता दो, मतलब कितनी लाइबिलिटी आपने पूरे साल के अंदर, वो कहेंगे 2 लाख करोड़ रुपए, लेट्स एग्जांपल 2 लाख ले लो, छोटी फिगर, आगे CR लाख कुछ भी लगा लो सर, 2 लाख रुपए की हमारी टोटल लाइबिलिटी बनती है, जितना हमने बाहर से क्या करा है, हमारा जो भी बनता है पूरी की पूरी लाइबिलिटी जितनी बनती है इतनी हमारी पे आउट बनता है। और इसके ऊपर मुझे चेक करना है कि आपने कितने परसेंटेज जो है रेशियो में आपने क्या करा है, इंटरेस्ट क्या करा है, पे करा है। तो मुझे इंटरेस्ट पेड की कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी कि आपने एवरेजली कितना इंटरेस्ट पे करा है जो आपने टोटल पूरे साल में लाइबिलिटी चुकाने के लिए पे किया होगा, ये मुझे पहले निकालना है। इसको एग्जांपल समझ आएगा ये, अभी लाइन सुन लो सिर्फ। दूसरा, जो यहां पे ये बात कर रहा है इसके अंदर इसने लाइबिलिटीज को क्या नहीं करा, बाइफरकेट नहीं करा। मतलब सर इस लाइबिलिटी में बोरिंग भी आती है अगर आपने किसी बैंक से ले रखी है, डिपॉजिट भी आता है और सेविंग्स भी आती है, सब आता है। लेकिन दूसरा पॉइंट सिर्फ डिपॉजिट्स को लेके है। वो कहता है ऑब्टेन एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट ईच एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो हर क्वार्टर के एंड पे देख कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, और कंप्यूट कर क्या, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, और उसे कंपेयर कर ले एक्चुअल रेट के साथ में। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेकार सर, सर कुछ नहीं समझ आया मुझे पता है। और मैं तुम्हें समझाता हूँ पहले एग्जांपल से सर, मुझे पता था नहीं आएगा। चलो दिखाता हूँ कैसे होता है, मैं बताता हूँ मैंने कैलकुलेशन कैसे करता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, देखो, एक बैंक में आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सेविंग डिपॉजिट दिखेगा 500 करोड़ रुपए का। वो बोलेगा सर हमारे इस साल के जो सेविंग्स में डिपॉजिट्स हैं, जिसके उन्होंने सेविंग पे पैसा पे करे, 500 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, उस पे हमारे को 3% का, ये मान के चलते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से रेट है, ठीक है, जो जो वो रेट ले रहे हैं सब कुछ सही रेट है। तो 3% पे कह रहे हैं सर हमने सेविंग डिपॉजिट पे हम इंटरेस्ट देते हैं, मैं कहा बढ़िया। कह रहे हैं हम सर टर्म डिपॉजिट भी रखते हैं 500 करोड़ का, उस पे क्योंकि टर्म डिपॉजिट है तो 7% पे हमारे को पे आउट करना बनता है, ठीक है सर जी। हमने कुछ बोरिंग्स भी उठा रखी हैं, तो हमने किसी और बैंक से, मतलब ये इंटर बैंक बोरिंग्स है, सर हमने 500 करोड़ की बोरिंग ले रखी है 9% पे, हमें इस पे 9% देना पड़ता है क्योंकि किसी और बैंक ने हमें पैसा दे रखा है, ठीक है जी। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है अब तक का वो 95 करोड़ रुपए का हुआ है। मैंने कहा ठीक है जी। तो अब सबसे पहले पहले वाला टेस्ट मुझे चेक करना है। अब इसमें ओवरऑल रिजनेबलनेस चेक करनी है, इसमें डिपॉजिट प्लस बोरिंग दोनों काउंट होते हैं। मैंने बताया कोई लाइबिलिटी लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, डिपॉजिट के लिए चेक कर, बोरिंग के लिए चेक कर, ना जो भी तू दे रहा है सब पे चेक कर ले। तो क्या करूंगा, कंसीडर करो सेविंग डिपॉजिट भी, ये भी तीनों कंसीडर करेंगे, यस। सर टोटल एवरेज निकाल लो कितनी आ रही है, सर 1500 करोड़ आ रही है, 500 500 500, 1500 करोड़ की आ रही है सर टोटल लाइबिलिटी, बढ़िया जी। उसके ऊपर एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या करनी, कैलकुलेट करनी है। तो सर जो मुझे ये इंटरेस्ट रेट निकालना है, पेड कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे पास इसका एवरेज रेट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो एक एवरेज रेट निकाल के देखूंगा। अब क्या करूंगा, 95 करोड़ रुपए का मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं टोटल 1500 रुपए, 1500 करोड़ की लाइबिलिटी पे, तो मोटा मोटा मैं एवरेजली 6.33% का क्या कर रहा हूं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो तीन रेट है ना, मैंने इसका एक एवरेज रेट निकाल लिया मोटा मोटा। तो सर ये मेरे को एवरेज रेट मिल गया 6.33। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं प्रीवियस ईयर से या फिर इंडस्ट्री के ट्रेंड से क्या कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं कि इस साल का एवरेज आ रहा है 6.5% के आसपास। पिछले साल कितना था, हाँ सर इतना ही था, पिछली बार 6.37 था, इस बार 6.33 आ रहा है, कोई फर्क नहीं है, बैंक सही चल रहा है, कुछ भी मेजर चेंज नहीं लग रहा है। अगर आपको कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं लगता है तो इसका मतलब है आपने ओवरऑल रीजनेबल चेक कर ली, ओवरऑल रीजनेबल कम्स वेल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इसके लिए हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जितने आपने इंटरेस्ट पे करा टोटल डिवाइडेड बाय कितनी लाइबिलिटी के लिए पे करा, उसको आपने एक एवरेज रेट निकाल लिया। बस हमने ये अलग अलग रेट की जगह एक एवरेज रेट निकालना और एवरेज रेट से कंपेयर कर लेना, इसको बोला जाता है पहला वाला पॉइंट। कौन सा वाला, ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंस, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कितना इंटरेस्ट पे करा और उसके लिए कितनी लाइबिलिटी के ऊपर। अब समझो, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड कितना तूने पे करा है अपनी कितनी लाइबिलिटी के ऊपर, वो वाला रेट दे दे मुझे एवरेज रेट, और एवरेज रेट निकाल के आप उसे कंपेयर करके देख लो और उसके बेसिस पे क्या ले लो, डिसीजन ले लो कि कुछ भी गड़बड़ लग रही है या नहीं लग रही है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा सर, इसमें सिर्फ क्या लेंगे, डिपॉजिट्स लेंगे, ठीक है जी। कंसिडर डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट लेंगे, टर्म डिपॉजिट लेंगे, लेकिन बोरिंग को क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर सिर्फ एक चीज क्या नहीं करी है, मैंने अलग अलग क्वार्टर नहीं दिया, ठीक है। ऐसे आप में हो सकता है आपको अलग अलग क्वार्टर का मिले तो अपने क्वार्टर बेस कैलकुलेशन करके दिखा देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। मैंने एक ही चीज ले लिया टोटल में, ताकि आपके लिए आसान रहे, वरना ये पेज बहुत बड़ा हो जाता। तो सर इसमें बस करना क्या होता है वो सीख लो, जब भी लगाना होगा यही लगाना है, वेटेड एवरेज निकालना है जिसका, बस क्या वेटेड एवरेज सर, 500 का 3% पे है, ये रहा, 500 का 3% पे है, फिर 500 का 7% पे है, फिर और 500 का 9% पे तो लेना ही नहीं है क्योंकि बोरिंग अलाउड नहीं होती। तो मतलब इन दोनों में तो ये क्या हो गया प्लस, तो ये टोटल 1000 आ गया, और ये कितना रेट निकल के आ गया, 5% का रेट निकल के आ जाएगा। तो सर मतलब 5% का रेट निकल के आया, मतलब जब हमने क्या करा डिपॉजिट के ऊपर निकाला, तो इसको फिर मैं एक्चुअल डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट से क्या कर लूंगा, कंपेयर करके देख लूंगा कि डिपॉजिट का रेट एक्चुअली में चल के आ रहा है और ये कितने परसेंटेज पे डिपॉजिट दे रहे हैं। बस उसको कंपैरिजन विद क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन विद द एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट जो आपकी बुक्स में एक्चुअल रेट मुझे नजर आ रहा है जिसपे आपने दिया होगा वो दिखा दो, क्योंकि मेरे को लगता है आपको 5% पे देना चाहिए था। अगर आप भी 5% पे दे रहे हो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे इन दोनों
केस के अंदर मैंने खुद से चेकिंग करी है और उसके बाद एक्चुअल रेट से या प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देख लिया कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या नहीं है। तो मतलब पॉइंट है, डिपॉजिट प्लस बोरोइंग्स ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस चेक, पूरा का पूरा टोटल ओवरऑल जितना भी एक्सपेंस है उसको चेक करा मैंने ओवरऑल। यहां पे मैंने डिपॉजिट ओनली ओनली डिपॉजिट इंटरेस्ट की वेरिफिकेशन करी कि डिपॉजिट इंटरेस्ट सही परसेंटेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये पॉइंट्स थे जो बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं मुझे पता है, पर आपको एग्जांपल से हो सकता है थोड़ा सा आसान लगे। तो सर आप दोबारा से बताऊंगा, पहले वाले में ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना गया जी पूरे साल में, इतने करोड़ का गया सर, कितनी लाइबिलिटी पे गया, इतनी लाइबिलिटी पे गया सर, क्या आ रहा है एवरेज रेट सर 6.5% आ रहा है, प्रीवियस ईयर कितना आ रहा था सर, इतना ही आ रहा था, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, कुछ नहीं चेक करना, आगे बढ़ो। दूसरा सर डिपॉजिट, डिपॉजिट निकालना क्वार्टर वाइज, इतने आ रहे हैं सर, एक बार निकालना है इसका वेटेड एवरेज कर लिया सर, वेटेड एवरेज करके पता चला 5% आ रहा है, तुमने कितने में पे करा 5% है, बहुत बढ़िया जी, चलो आगे चलो। उसके बाद में क्योंकि वेटेड एवरेज क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि हम इसको क्वार्टरली देख रहे हैं, ऐसा ना हो किसी क्वार्टर में आपने डिपॉजिट पे ज्यादा रेट दे दिया हो और मार्च तक आते आते आपने उसको ठीक कर लिया हो कि सर मार्च में देखो ना 5% दे रहे हैं, पर आप पिछले वाले पहले क्वार्टर में हमने 7% दे दिया था, ऐसा क्यों किया, इसीलिए हम एक वेटेड एवरेज निकालते थे, कोई भी गड़बड़ होगी तो पकड़ी जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है सर जी। उसके बाद तीसरा क्या आया, पिछले साल का इंटरेस्ट रेट होगा इस साल का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करके देख ले, सिंपल सिंपल सीधा सीधा, कुछ नहीं करने के लिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करी, इस बार का निकाला पिछली बार का इंटरेस्ट रेट उठाया करके देख लिया। चौथा सर इसे बताया सब कुछ आरबीआई के हिसाब से हो रहा है क्या, हाँ सर आरबीआई के हिसाब से ही दे रहे हैं ये सारे सारे इंटरेस्ट वगैरह, बहुत बढ़िया। लास्ट में खुद से रिकम्प्यूट करके देख ले कोई भी चीज और उसके बेसिस पे बुक से मैच करके देख ले, मतलब कहीं ना कहीं ये जो दो बातें यही यहाँ पे लिखी हुई है, ये खुद से रिकम्प्यूट करने वाला हिस्सा यहाँ पे बताया कि ये वाली दो बातें हम खुद से रिकम्प्यूट करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं बुक्स में सेम मैच कर रही है या नहीं कर रही है। क्या समझ आया नवनीत, सही से बताना तुम्हें समझ आया या नहीं आया। पेपर में सॉल्व करके नहीं आना होता, पेपर में बस ये लिख के आना है, ठीक है, बस ये, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, जस्ट ऑडिट प्रोसीजर आएगा या ऑडिट अप्रोच आएगी, ठीक है, सॉल्व करके नहीं आना है कुछ भी, पर सॉल्व करने से आपको ये दिखाने से शायद थोड़ा सा समझ ज्यादा आ जाए, इसलिए मैंने लिखा है। पेपर में सिंपल लिखे, सिंपल आएगा ऑडिट अप्रोच बता दो इंटरेस्ट एक्सपेंस को लेके, तो आपने बस ये लिख के आना है, ये वाला एक को ये वेटेड एवरेज वर्ड लिख के आना है, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड और एवरेज क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी वर्ड लिख के आना है, फिर ये कंपेयर वाला मेथड लिख के आना है, रिकम्प्यूट लिख के आ सकते हो तो याद रहा तो रिकम्प्यूट लिख के आ जाना, वरना इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे टेस्ट चेक कर लो कि सब कुछ आरबीआई के हिसाब से है या नहीं है, बस ये बातें लिख के आनी है, सॉल्व नहीं करके आना कुछ भी, मुझे नहीं लगता यहाँ तक पहुंचेगा कभी ऐसे, अभी तो नहीं पहुंचेगा, कभी आने वाले टाइम पे बात करें तो बात अलग है। ठीक है जी चलो, लास्ट टू क्वेश्चंस वेरी सिंपल। जो हमने रह गया हमारा पहला क्या पढ़ लिया हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस पढ़ लिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस, बाकी सारे तो एम ही है। सर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे क्या, किसके बिल्कुल थे सर, ये रहे ऑपरेटिंग, स्टाफ को पैसा देना, एडमिनिस्ट्रेशन को पैसा देना, अदर पैसा देना, सर इसके बारे में क्या देखेंगे, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें भाई, चेक कर ले इंटरनल कंट्रोल्स है ना सारे एक्सपेंसेस को लेके, सारे एक्सपेंसेस ऑथोराइज होने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई भी मन करे किसी भी को भी बांट दे, नहीं, सारों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर क्या अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल, बेसिक पॉइंट। सारे जितने भी एक्सपेंसेस तू कर रहा है ना सबका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए, तूने जिसको भी पैसा दिया होगा पर्ची काट के पैसा देना है, स्टाफ को पैसा देना है पर्ची काट के, लॉकर के लिए फीस देनी है पर्ची काट के, हर चीज का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। फिर जहां जहां लगता है तेरे को लगता है कि मुझे कुछ भी सब्सटेंसिव चेकिंग करनी है, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर को तू क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, मतलब एक्सपेंसेस की रेशो निकाल ले, इस साल के एक्सपेंस की रेशो निकाल, पिछले साल की निकाल, कंपेयर करके देख ले, फिर कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, वही सीटीआर मॉडल बड़ा काम करता है एक्सपेंसेस में, इस साल कितने एक्सपेंसेस थे, अगले पिछले साल कितने एक्सपेंसेस थे, दोनों को कंपेयर करो, कोई भी बड़ी डेविएशन होगी तो पता चल जाएगी। बड़ी डेविएशन को यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्जामिन द डाइवर्जेंट ट्रेंड्स, ठीक है, तो थोड़ा वर्ड याद रख सके तो बढ़िया बात है, वरना किसकी बात कर रहा है सर, कोई भी डेविएशन की बात ही कर रहा है। सर एग्जामिन कर कोई डाइवर्जेंट ट्रेंड आ रहा है क्या मेजर आइटम्स के अंदर, कि कोई आइटम पिछले साल में बहुत छोटी थी इस साल बहुत बड़ी हो गई है, ऐसा कोई भी एक्सपेंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा होगा तो उसको भी क्या कर लेना होता है, चेक कर लेना होता है। तो ऑडिट में सिंपल है सर, जब भी आप नॉर्मल एक्सपेंसेस जो कंपनी के बेसिक खर्चे होते हैं उसको ऑडिट करने जाओगे, सबसे पहले कंपनी उनके ऊपर क्या बना के लगती है, बेसिक से कुछ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं वो चेक कर लेना, हर एक्सपेंस का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, देखो चाय भी अगर बैंक में आती है तो उसकी भी पर्ची कट के आती है, तो हर किसी चीज की डॉक्यूमेंटेशन की क्या होनी चाहिए आपके पास, एक्सपेंस की पर्ची होनी चाहिए। फिर सबसे बढ़िया मेथड कौन सा एक्सपेंस को चेक करने के लिए, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या मिल जाएगा हमारे को, सीटीआर का बेनिफिट मिल जाएगा, कंपेयर कर सकते हो, रेशो निकाल सकते हो, ट्रेंड निकाल सकते हो, और लास्ट में कोई भी मेजर डेविएशन हो गया, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स नजर आएंगे, उसको भी ऑडिटर को क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो बेसिक 4 पॉइंट्स कभी नहीं आने वाले फिर भी, बट फिर भी कभी नहीं पता, खुदा ना खासा सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल था नवनीत, कोई दिक्कत सेकंड में, नहीं, सिंपल था ये तो। लास्ट थोड़ा सा काम का, थोड़ा थोड़ा सा प्रायोरिटी, थोड़ा सा बिल्कुल, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। सर ये जो प्रोविजंस बनती हैं कंटीजेंसीज बनती हैं इसमें ऑडिटर को क्या देखना होता है,
तो ऑडिटर क्या देखेगा पहले बताओ? ऑडिटर वही देखेगा जो भाई तुम्हारे को आरबीआई ने कितना बड़ा प्यारा सा चार्ट बना के दिया है, इसके 15% रखना है, इसका 25% रखना है, इसका 40% रखना है, क्या वो चेक नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो वही है भाई, प्रोविजन की कंप्यूटेशन मेरे को चेक करनी है कि तुमने स्टैंडर्ड एसेट की स्टैंडर्ड के हिसाब से लियो और एनपीए की प्रोविजन एनपीए के हिसाब से लियो, डाउटफुल, लॉस, स्टैंडर्ड, वही बात जो पूरा बॉक्स हमने ऊपर पढ़ा था, वो तुमने बॉक्स सही तरीके से बैंक में यूज करा है ना? अगर यही करा होगा, मुझे बस इतना ही चेक करना था। दूसरा, जो भी आरबीआई ने सर्कुलर वगैरह दे रखे हैं प्रोविजंस को लेके, क्या तुम उसे फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया जी। आरबीआई की कंप्लायंस को फॉलो करना, ये चेक करूंगा। तीसरा, डिटेल्ड ब्रेकअप वेरिफिकेशन, आपने प्रॉपर तरीके से, ब्रेकअप वेरिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, आपने क्या प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड लोन्स को और एनपीए लोन्स को अलग अलग दिखाया है? आरबीआई हमेशा आरबीआई चार्ट बना के देता है, चार्ट फॉलो करना, इधर स्टैंडर्ड रहेंगे, इधर एनपीए रहेंगे, इधर एसएमए 0 1 2 रहेंगे, इधर एनपीए वाले रहेंगे डाउटफुल वगैरह। क्या ऐसा करा है? बिल्कुल करा है सर। ठीक है जी। ऑब्टेन स्टैंडर्ड लोन्स ब्रेकअप एंड एनपीए ब्रेकअप, ये ले लो, पता चल जाएगा। लास्ट में डी और ई। तो ये तीनों पॉइंट जो थे ना, एबीसी, ये प्रोविजन से रिलेटेड थे, याद रखना। ये टैक्स प्रोविजन की बात करेगा, या अदर की बात करेगा? वो ऊपर वाली बात करें जो हमने लो, जो हम एनपीए वाली, तो ये एनपीए से रिलेटेड थे बेसिकली। प्रोविजन छोड़ो, सभी प्रोविजन से रिलेटेड है, ये एनपीए से रिलेटेड थे। पहले 3 पॉइंट एनपीए से रिलेटेड थे, फिर टैक्स की प्रोविजन की बात करेगा, फिर अदर प्रोविजन की बात करेगा। तो सर जल्दी से, प्रोविजन में एनपीए से रिलेटेड कितनी बातें हैं? पहला, आपने एनपीए की कैलकुलेशन कंप्यूट सही तरीके से करी हो। दूसरा, आपने पूरे के पूरे एनपीए से जितनी भी प्रोविजन बना रखी है, आपको आरबीआई ने सर्कुलर दिया, वो आपने फॉलो किया हो। तीसरा, आपने डिटेल ब्रेकअप करके दिखाया हो कि स्टैंडर्ड लोन कौन से हैं और कौन से वाले एनपीए लोन कौन से। तो मतलब यहाँ पे सारी बात किसकी कर रहा है सर? एडवांसेस की ही बात कर रहा है पूरी कहानी के अंदर। यस, पूरी कहानी के अंदर एडवांसेस की बात कर रहा है। एनपीए भी मैंने गलत लिखा है, नॉट इवन नॉन परफॉर्मिंग की बात नहीं कर रहा, एडवांसेस की बात कर रहा है सर, ए लिखूंगा। एडवांसेस के 3 पॉइंट चेक करें, एडवांसेस पे लगने वाली प्रोविजन की कंप्यूटेशन, एडवांसेस पे लगने वाले कंप्लायंसेस, एडवांसेस का ब्रेकअप, ये तीन चीजें सही तरीके से करी हैं, सही करी हैं। फिर टैक्स प्रोविजन ऑब्टेन कर लो कि जो आपने टैक्स प्रोविजन कंप्यूट करी है वो सही तरीके से करी होनी चाहिए। अदर प्रोविजन रिव्यू कर लो, सारी अदर प्रोविजन भी एडिक्वेट होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है, मतलब सिंपल लिखना है, टैक्स प्रोविजन को देखेगा ऑडिटर की टैक्स प्रोविजन बैंक ने सही से बनाई है नहीं बनाई है, और अदर प्रोविजन को रिव्यू कर लेगा आपने उनको सही से बनाया या नहीं बनाया। बस सिंपल बेसिक 2 लाइनों में पॉइंट लिखने की जरूरत है। एडवांसेस को लेके प्रोविजन में क्या क्या चेक करना होता है? वो बॉक्स की कैलकुलेशन सही हो, सर्कुलर फॉलो कर रहे हो, और लास्ट में अच्छे तरीके से आपने ब्रेकअप सही तरीके से दिखाया हो अपनी बुक्स के अंदर। बस इतना मुझे आपसे जानना था एक्सपेंसेस के अंदर। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, बाकी सारी तो एम ही है। ठीक है, ये वाला बस फर्स्ट वाला अप्रोच आपने बॉक्स पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो भी सिर्फ टेस्ट योर नॉलेज में एग्जिस्ट करता है, जो कह रहा है कोई 3 मेथड बता दो ऑडिटर के जिसमें ऑडिटर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को कैसे चेक करता है। तो इसलिए बताया, ये अगर टेस्ट योर नॉलेज में आ गया है तो पेपर में आने के चांसेस इसके थोड़े से बढ़ गए हैं। तो बस इसलिए हमें ये वाला आंसर पढ़ के जाना चाहिए। दैट्स इट। हियर वी एंड विद द कंप्लीट हमारा बैंक ऑडिट का चैप्टर। नवनीत, यहां तक क्लियर है? ये वाले दोनों बॉक्सेस लास्ट वाले समझ आ गए? कोई इशू तो नहीं? ठीक है। चलिए, अब आप लोग है नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग एक बारी के लिए जब भी टाइम मिले, बिकॉज संडे तक अब कोई क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो आप लोग एक बारी जरूर ट्राई करना कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन जितने हमने कंसेप्ट करे सेम टू सेम मिलेंगे आपको, कुछ नया नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पूरा का पूरा आउट ऑफ ऑर्डर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं विद अमाउंट्स, इसको देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता चल जाएगा, सितंबर 24 में पेपर का आया हुआ। फिर अगर आप देखोगे, ये प्रोविजन वाला क्वेश्चन है कि प्रोविजन कैसे बनाता है, वेरीफाई करनी है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, जो भी हमने पढ़ी है, बैड डेट्स की, सबस्टैंडर्ड की, एक्सपेंस की, इनकम टैक्स की, जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं सेम है। देखो वही वाले जो भी हमने पढ़ के आए हैं। क्या क्या सर? पहला, आपने चेक करना है कंप्लायंस कर रहे हो किसके साथ में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ में, कि कैसे आप कंप्यूट करते हो प्रोविजन को। उसके बाद में ब्रेकअप ऑफ द स्टैंडर्ड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, फिर टैक्स की प्रोविजन, अदर प्रोविजन। तो ये पूरा का पूरा जो भी हमने चार्ट पढ़ा, लास्ट वाला बॉक्स पढ़ा है, एज इज पूरा बॉक्स है। ये देखो क्वेश्चन, ये प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है, ये भी सितंबर 24 में आया हुआ है। तो ये नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन आता नहीं है, कोई एक अटेम्प्ट ऐसा जरूर आता है जो नीचे वाले एरिया के ऊपर ओवर पावर करता है। तो ये नीचे वाले जो दोनों एरियाज हैं किसी अटेम्प्ट के लिए बने हैं, जब आएंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़े क्वेश्चन। देखो ये भी सितंबर 24 में आया था, एक आउट ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन था, और एक ये वाला क्वेश्चन भी सितंबर। तो ऐसा पेपर में बैंक ऑडिट आया था, बच्चे डर गए थे कि यार ये तो बहुत ही अलग आ गया। तो ये पूरा का पूरा वही वाली कहानी है जो भी हमने पढ़ी है, लास्ट बॉक्स बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट वाली कहानी आ गई पूरी की पूरी, कौन से वाले एनपीए बनते हैं, कौन से नहीं बनते, स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं बनते, इनको एनपीए नहीं दिखाया जाता, वो बन जाते हैं। फिर सर ये देखो, आरटीपी 25 में किसके ऊपर क्वेश्चन आया, रिवर्सल ऑफ इनकम के 4 बातें बता दो, जो भी हमने पढ़ी थी। सर एनपीए जब बंदा बनता है तो सारा का सारा इंटरेस्ट, एक्रूड और क्रेडिट जितना भी होता है उसे रिवर्स करना पड़ता है, इवन उसमें गवर्नमेंट अकाउंट्स भी आते हैं। कोई भी फीस कमीशन अगर आपने ली होगी वो भी रिवर्स होगी, बढ़िया जी। कोई भी आपने रॉन्गली इनकम रिकॉग्नाइज करी है किसी पास्ट ईयर की, वो भी रिवर्स होगी, बहुत बढ़िया। और ऑडिटर को क्या इंक्वायरी करनी होती है, लार्ज डेबिट से रिलेटेड इंक्वायरी करनी होती है, और अगर किसी बोरोर से कोई कम्युनिकेशन आई होती है तो इंक्वायरी करनी होती है। तो जो हमने आज पढ़े हैं, आपको कुछ भी नया नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, जितना वो
कंटेंट है ना 10 पेज का, उसमें सब मेंशन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये रिकवरीज ऑफ एनपीए, एनपीए वाला पॉइंट फिर से आ गया। फिर उसके बाद ये आपने क्वेश्चन अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को जब करेंगे ये अच्छे से करना है। इसके अंदर आपको पूरे के पूरे वो एनपीए वाला स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाली जो परसेंटेजेस वगैरह है, 15%, 25% वाली, वो पूरा का पूरा टेबल लगा के देखना है कि आप लोग लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। ये रहा 15%, 100%, 25, 40, 100। ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना, इसको पढ़ना, मस्त लगेगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। ये वाला करना है, ये मैंने तुम्हें करा दिया था, ड्राइंग पावर वाला। उसके बाद में इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स के लिए क्या कंप्लाइंसेस वगैरह चेक करेगा, बेसिक रीड है, ठीक है ना, जो भी हमने पढ़ा था, जितना इंटरेस्ट एक्रूड होता है, फीस होता है, सारी बातें रिवर्स करनी पड़ती है एनपीए के ऊपर, वही वाला क्वेश्चन है ये भी। फिर उसके बाद ये भी प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, जो बॉक्स बनाता है 25% प्रोविजन कब लगेगी, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 कैटेगरी का, ये भी पढ़ सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने अलग से, मतलब आपको नहीं पता है। फिर ये आ गया, ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग एविडेंस इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ एडवांसेस। जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा, किसके लिए ऑडिटर प्राइमरली कंसर्न्ड होता है, जब वो एडवांसेस की बात करता है, तो वही एडवांस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट वाली डेट पे होना चाहिए, अमाउंट ड्यू टू द बैंक होना चाहिए, सबके लिए लोन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर वैल्यूएशन सही तरीके से होनी चाहिए, डिस्क्लोजर बढ़िया करना चाहिए आपको, और लास्ट में प्रोविजन आपने एज पर आरबीआई नॉर्म्स बना रखी हो। एग्जैक्ट मेरे वाले बॉक्सेस को रीड करो, बस दैट्स इट, आपको कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। फिर वो अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, वही वाली कहानी, आपने अकाउंट को बैलेंस शीट डेट के पास में रेगुलराइज कर दिया, मतलब आपने वही लास्ट ईयर के बैलेंसेस चेक करो, अगले साल के कुछ डेज के बैलेंसेस चेक करो, वही फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर क्लोजिंग, एंड उससे पहले वाले बैलेंसेस को चेक करना होता है, तो वही वाली जो कहानी हमने पढ़ी थी कि अकाउंट्स को रेगुलराइज कर दिया जाता है नियर द बैलेंस शीट डेट, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद में सर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ बैंक, बिल्कुल, जब हमने ऑडिट प्रोसेस शुरू करा था मैंने बताया था सेकंड में रिस्क मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, कंडक्ट ऑफ एन इनिशियल कंसिडरेशन के बाद सेकंड पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के क्या पॉइंट्स होते हैं, टीसीडब्ल्यूजी की ओवरसाइट होना, आइडेंटिफाई मेजर मॉनिटर करना, उन्हें कंट्रोल एक्टिविटीज को फॉलो करना, मॉनिटर करना, और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना, ये वही वाला पॉइंट है पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट वाला। फिर सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, कमेंट ऑन द एसेट की क्लासिफिकेशन, जो ये एसेट की क्लासिफिकेशन है ये सही है या नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपने देखना है, बिल्कुल सिंपल है, आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा, आंसर बिल्कुल पिद्दू सा, ठीक है। कौन सा वाला, आउट ऑफ ऑर्डर। देखो आउट ऑफ ऑर्डर पे क्वेश्चन बनाने के लिए देखो कितनी मेहनत करी है यार, ठीक है ना, कि आउट ऑफ ऑर्डर कब गया, इतना पैसा आया, इतना पैसा नहीं आया, इतने लेट हो गया, 90 दिन क्रॉस करके, वो सारी बातें करेगा, अच्छे से करना है, क्वेश्चन मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, देखने में डराता है कुछ नहीं, रीड लिखेंगे इसके ऊपर, करेंगे इसको, ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर की पूरी कहानी बतानी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में सर एडवर्स कमेंट के लिए वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रेफर करता है, वो जो हमने रिपोर्ट रेफर वाला पॉइंट पढ़ा था, रिपोर्ट रेफरल वाला, कि सर प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट होती है, लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, वेरिफिकेशन पे रिपोर्ट होती है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, आरबीआई की लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट होती है, तो वो होता है कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रेफर किया जाता है, जिसमें कमेंट्स दिए जाते हैं, वो वाली ये सारी रिपोर्ट्स को वो रेफर करता है। उसके बाद सर 10 एडवांसेस के एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं 10 नंबर पे, बिल परचेज डिस्काउंटेड वगैरह वाली कहानी आ गई, ठीक है ना, आपने इस वाले को भी देखना है। इसमें क्या है, कैरिंग आउट, सर कौन कौन से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या करता है ऑडिटर, ऑब्टेन करता है व्हेन इट रिलेटेड टू एडवांसेस, जो हमने एडवांसेस वाला पॉइंट पढ़ा, वही वाली बात सारी सारी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करने चाहिए, अमाउंट डी होनी चाहिए, लोन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा प्राइमरली कंसर्न वाली कहानी है, बस क्वेश्चन को पलटा रीड करेंगे, एडवांसेस के ऊपर क्वेश्चन जो भी आएगा कोई नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, आपने बताना है ये चारों कौन से वाले हैं, इसको भी रीड करना है, ठीक है ना। स्टॉक ऑडिट क्या होता है, ड्राइंग पावर क्या होता है, सेटअप क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज क्या होता है, ये चारों इसने ऐसे बॉक्स में दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। तो मतलब द पॉइंट इज हमने सब पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, ऑडिट ऑफ एडवांसेस फिर से बता दो, ठीक है, वही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना। कैसे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है, ये बॉक्स नंबर 2, ये बॉक्स नंबर 1 उस पेज का ऑडिट ऑफ एडवांसेस का, सिंपल। फिर एक इवेल्युएशन वाला आ जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स कौन से होते हैं, वही सारे नाम जो हमने पढ़े थे, इसको एक्सप्लेन कर दिया सारे के सारे को, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, कॉमन टाइप की सिक्योरिटी कौन सी वाली सिक्योरिटीज मानी जाती हैं, ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद ये रहा एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, सारी बातें हमने कर ली हैं, बिल्कुल सर। सैंक्शन से पहले, सैंक्शन से बाद, पोस्ट डिस्बर्समेंट के बाद, रिव्यू कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, मॉनिटरिंग कंट्रोल, वही सारी कहानी आपने क्या करनी आनी है, लिख के आनी है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर की मेन रिपोर्ट के साथ में कौन कौन सी रिपोर्ट जाती है, लफार जाती है, एसएलआर जाती है, ट्रेजरी ऑपरेशन जाती है, IRACP जाती है, पेज नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, एनी सीरियस इरेगुलरिटी जाती है। फिर वो भी घोष कमेटी, और कौन सी वाली थी, जलानी कमेटी की रिपोर्ट भी जाती है, और एडवर्स रेशो की रिपोर्ट भी जाती है, पूरी की पूरी कहानी सेम टू सेम है, ठीक है। उसके बाद में सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा आया,
सर वो फ्रॉड वाला क्वेश्चन है कि जब भी उसको कोई सस्पेक्टिविटी ऑफ फ्रॉड मिलती है वो क्या करता है, नोट करता है कि बिना कोई डेलीगेट वगैरह वर्क तो नहीं करेगा जहां फ्रॉड हो रहा, तो ये फ्रॉड वाला पॉइंट है, एक बार इसको रीड कर लें। पुराना क्वेश्चन है बहुत, ऐसा आएगा तो नहीं, बट फिर भी एक बार रीड कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टैप इंडस्ट्री वाला, मार्क करेंगे इसको भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, इसको करके आना है। इसमें क्या निकालनी है, ड्राइंग पावर निकाल के देनी है आप लोगों ने मुझे। ठीक है, ड्राइंग पावर का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में एनपीए नॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस, सर हमें पता है। और फिर इरोजन इन द वैल्यू होती है जब कोई सिक्योरिटी फ्रॉड हो जाए, ये भी हम लोगों को पता है। 50% से कम, 10% से कम। और एग्रीकल्चर एडवांसेस में 2 क्रॉप सीजन, 1 क्रॉप सीजन, बस यही बताना है। सर इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। लॉन्ग 1 साल से ज्यादा वाला, शॉर्ट 1 साल से कम वाला। एनपीए नॉर्म्स इसके ऊपर अप्लाई होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम 2 क्रॉप सीजन को ओवरड्यू मानते हैं, एनपीए मानते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम 1 क्रॉप सीजन को एनपीए मानते हैं। अगर आप इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की बात करोगे, तो अगर वो 50% से कम हो जाएगी तो उसको डाउटफुल दिखाया जाएगा। कहाँ गया डाउटफुल, डाउटफुल दिखाया जाएगा। अगर वो 10% से कम हो गई तो सर उसको आपने लॉस बुक कर लेना है। कहाँ लिखा है लॉस, लॉस बुक कर लेना है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सबके ऊपर देखो खत्म हो गया। क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। और ये कब आया था, नंबर 18 में। ऐसा क्वेश्चन वापस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो 25 ही क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप सही से पढ़ रहे हो, वो जो अपने नोट साथ में रखना, क्वेश्चन उठाना, क्वेश्चन देके जाना बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं आएगा चलेगा, जाना देखना कौन सा वाला क्वेश्चन है, समझ आ रहा है, ये लिखना है, यही लिख रहा है, आंसर मैच करना। अगर हो जाएगा इसका मतलब है हम लोग अलाइंड है। क्या क्लियर है नवनीत, हो जाएगा? एक बार रीड करने हैं सारे क्वेश्चंस, एंड एक बार ट्राई करना है बैंक ऑडिट को फुल एक बार वापस पढ़ लो पूरे सैटरडे संडे के अंदर। ठीक है, जस्ट ट्राई इट कि अगर हो सके तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर पेपर में आराम से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर। अब क्लास होगी मंडे को। मंडे को क्लास होगी तो सेंटर पे ही होगी या नहीं होगी, मतलब मंडे, क्योंकि अभी वो जो 17 की प्रैक्टिस है, अगर वो मंडे को पूरा दिन छुट्टी करनी पड़ी हमें, तो मुझे भी आइडिया नहीं है उसका। आई विल टेल एवरीबडी, एक बार मैसेज आ जाएगा। तो अगर क्लास होगी तो ऑफलाइन रहेगी, रहेगी, ऑनलाइन तो रहती ही है, ऑफलाइन भी रहेगी। ठीक है, और वहीं पे सेंटर पे होगी। ठीक है, दोनों दिन, 15 को भी 16 को भी। और 17 को क्लास नहीं होगी क्योंकि 17 को फाउंडेशन डे है। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे 15 को क्लास कर पाए और नया चैप्टर शुरू कर पाए। बाकी डिटेल्स मैं मैसेज में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।